आपकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इंस्टा पे वो कैसे हुई है, उसकी टिप्स क्या हैं? 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे जो वर्क करती हैं। वो पहली चीज ये है, संजय भाई अब ये बताइए कि पैसा कैसे कमाया जाए। कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं 10,000 रुपए के साथ घुसूं और ये 10,000 1 लाख हो जाए हर महीने। स्टॉक मार्केट में क्या किया जाए जिससे कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम लोगों की बने। 10 लाख से नीचे कैपिटल वाले व्यक्ति को मार्केट में नहीं होना चाहिए। आप किराए के घर में क्यों रहते हो व्हेन यू कैन अफोर्ड ए गुड बंगलो? सर रेंट के घर पे मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि एक बार मैं खरीद रहा था। आपने जब अपनी इनिशियल जर्नी स्टार्ट करी तब आप बहुत ज्यादा जॉब हॉपिंग करते थे। मेरा लाइफ में गोल था शुरू में पैसा बनाना। डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। इसी खोज में हम आज जिन गेस्ट को अपने सामने लेके आए हैं वो प्रोफेशन से तो ही इज ए CFA, लेकिन स्टॉक मार्केट की जर्नी, इंस्टाग्राम की जर्नी, यूट्यूब की जर्नी में वो विराट कोहली से कम नहीं है। व्हाट ही हैज डन इन जस्ट 1 मंथ लोग 2-2 साल में भी नहीं कर पाते। ऐसी बैटिंग कर रहे हैं वो, ही इज इन फॉर्म। तो दोस्तों आज हमने जो उन्हें यहाँ बुलाया है उसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि आप लोगों को पैसा कैसे कमाना है ये तो हम सीख ही सकें, लेकिन अदर देन स्टॉक मार्केट, अदर देन CFA और किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं ये जानेंगे आज। सो आवर गेस्ट टुडे इज नन अदर देन मिस्टर संजय कथुरिया। वेलकम संजय जी। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते मैम। वेलकम संजय जी, हाउ आर यू? वेरी गुड मैम। आप कैसे हैं? और थैंक यू सो मच, आपने मुझे डीप टॉक्स पे इनवाइट किया। सर इट इज आवर प्लेजर टू हैव यू। लॉन्ग ओवरड्यू था, बीच में 1-2 बार कुछ टाइमिंग ऊपर नीचे हो गए, बट इट इज सच अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। सो नाइस। आज संजोग बन गया और हम साथ हैं। हाँ। कितनी बार कोशिश करी और ऐसा हो नहीं डिले पाया हुआ। था। जी जी। तो दोस्तों संजय जी का ट्रैवल ज़रूरत से ज़्यादा है और आज भी आप ये समझो सुबह के 9 बज रहे हैं और हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इनको पकड़ पाना ऐसे है जैसे कि आप समझ लो HM FM या PM को पकड़ना है। और हम अपने ऑडियंस के लिए पकड़ लाए हैं। लेकिन आज हमने इनको बस कह दिया कि सर मतलब ये समझ लो हम रात से ही इनके पीछे पड़ गए कि आना है और करना है। थैंक यू सो मच। सो काइंड ऑफ। सो मैं चाहता हूं कि आज कुछ ऐसा डिलीवर करके जाओ संजय जी के मतलब लोग कहें भाई वाह। बिल्कुल डन। ऐसी चीजें बताएंगे जो जैसे आपने बोला कि बातें पैसों की, और पैसा जिंदगी में 99% चीजों को कवर कर सकता है। बाकी 1-2% चीजें होती हैं जो बिना पैसे के होती हैं, बट 99% मुझे लगता है 98-99% पैसे का रोल है। संजय, आई कैन कॉल यू संजय। बिल्कुल बिल्कुल। संजय ऐसा है कि मैंने ना लाइफ में ऐसे भी देखा है, फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला फेज भी देखा है। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि अगर पैसा होता तो कोई भी नाकामी लगती नहीं है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी दुख आपको दुख लगता ही नहीं है जी। और इस पैसे की जब कमी या वो होती है तो जो आपके 20-20 साल पुराने दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी आपका फोन इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एंड दे ऑल्सो ट्राई टू गिव सम एक्सक्यूज, जो आपको महसूस हो रहा होता है कि ये एक्सक्यूज है। जी। अपने सगे, अपने रिश्तेदार 10-5 हज़ार रुपए के लिए भी मतलब फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भाई ये तो खुद ही मतलब ये देगा कैसे। हाँ, कुड़की हो गया। तो कुड़की हो गया। तो आज बातें करेंगे कि एक तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लिए समझेंगे, दूसरा ये समझेंगे कि जो लोग डिप्रेशन में हैं या जो लोग परेशानी में हैं वो थोड़ा सा कैसे उभर पाएं, या क्या ट्रिक लें कि वो जो परेशानी है वो आए ही नहीं। तीसरा थोड़ा सा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपकी ग्रोथ एकदम से मतलब जो द कर्व इज नॉट कर्व, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है। तो वो ग्रोथ कर्व इतना स्ट्रेट कैसे हुआ ये भी समझेंगे। ऐसी कौन सी गोली खाली जो बिल्कुल उड़ ही जा रहा है। तो ये सब बातें करेंगे और अपनी ऑडियंस को कुछ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। जी। इसी लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। तो शुरू करें संजय जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बहुत टाइम से आपसे पूछना चाहती थी वो ये है कि आपकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इंस्टा पे वो कैसे हुई है, उसकी टिप्स क्या हैं? मतलब मैं बहुत ईगर हूँ ये जानने के लिए। देखिए मैम, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमेशा कहता हूँ होती तो भगवान की कृपा है, पर हम लोग बाद में थोड़े से डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट वर्कड फॉर अस। और
मैं कंटेंट फील्ड में काफी समय से हूँ। बिफोर कमिंग टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इन जनवरी दिस ईयर, मैं जनवरी 16 को चालू किया था अपना चैनल, और 2024 में। और उससे पहले भी मैं कंटेंट काफी बनाता था, तो कंटेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बैकवर्क करूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को एग्जैक्ट पता था मैं ये स्ट्रैटेजी लगाऊंगा तो एक रील 9 मिलियन पहुंच जाएगी, काफी रील्स 5 मिलियन पहुंच जाएंगी, मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज आई थिंक आई विल बी रॉन्ग इन दैट वे। बट मैं अगर बैकवर्क करूं कि क्या वर्क किया क्या नहीं वर्क किया, तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे जो वर्क करती हैं। वो पहली चीज ये है कि आपका कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जब दीपक सर फर्स्ट टाइम मुझे मिले, संयोग से मेरे घर पे ही मिले, हमारे कॉमन फ्रेंड ने हमें इंट्रोड्यूस किया था, एंड मैंने सर को एक ही चीज बोली थी, सर मैं आपको इसलिए फॉलो करता हूं क्योंकि आपकी बात है ना मेरे दिल को छूती है। जो आप बातें कहते हो ना वो लॉजिकल है, लेजिटिमेट है, ऑथेंटिक है, मतलब एकदम ऑथेंटिक बातें करते हो आप, इसलिए एक कनेक्ट बैठता है कि यार ये व्यक्ति को सुनना चाहिए। और यही चीज हर ऑडियंस के मन में होती है। मैं उनका ऑडियंस था तो मैंने वो कनेक्ट फील किया। हमें अगर इंस्टाग्राम पे तेजी से ग्रो करना है तो हमें कनेक्ट फील कराना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी लानी पड़ेगी। वी डोंट नीड टू कॉपी एनीवन। हमें लगता है जी कि कोई एक क्रिएटर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है तो मैं एग्जैक्टली अगर वो करने लग जाऊंगा तो शायद काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका हर जन का एक ऑथेंटिक स्टाइल होता है। कुछ लोग पोलाइटली बोलते हैं, कुछ लोग लाउडली बोलते हैं, कुछ लोग तेज बोलते हैं, कुछ लोग स्लो बोलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो स्लो बोलता है उसका चैनल नहीं चल रहा। मैं तेज बोल रहा हूं तो मेरा चैनल चल रहा है, स्लो बोलने वालों का भी चैनल चलता है, क्योंकि लोग उनसे वैसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे कोई मॉन्क है तो वो तेज बोलेगा तो लोग शायद नहीं सुनेंगे, पर वो बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, धीमे धीमे बोलते हैं, तो लोग ठहराव से उनके साथ कनेक्ट करते हैं, यार इनको सुनना है 90 सेकंड के लिए। तो आई थिंक पहली चीज जो आपके लिए कोई भी कंटेंट फॉर्म में वर्क करेगी वो है यू शुड बी ऑथेंटिक, यू शुड बी यू। मतलब आपको किसी का चोला पहनने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू कवर योरसेल्फ। वो कहते हैं ना अंदर बाहर ईमानदार, तो वो अंदर बाहर एकदम बाहर सेम होना चाहिए। लोगों को थोड़ा इसके साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए, क्योंकि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम बोरिंग बातें कर रहे हैं, तो बोरिंग बातें सिर्फ फिर लोग ज्यादा देर सुनते नहीं है, तो उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट का एलिमेंट हो गया। अब एंटरटेनमेंट आप कैसे ला सकते हो? एंटरटेनमेंट आप कॉन्वर्सेशन के माध्यम से ला सकते हो कि लोगों को एक दूसरे से बात, दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मेरी एक रील मैंने करी जिसमें मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। एक मैंने अलग शर्ट पहनी थी, एक अलग शर्ट पहनी थी, इतना ही फर्क रखा था। तो मतलब ऐसे दो कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे, वो काफी चली। जिसमें मैंने गोल्ड, अच्छा उसमें मैंने मुद्दे की भी बात की कि गोल्ड में निवेश कैसे करना है। तो मैंने इंफॉर्मेशन भी दी, कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में दे दी, और उसके अलावा थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना दिया कंटेंट को। तो आई थिंक उससे ये एक फंक्शन है जो चलता है कि आपको अगर एजुकेशन देना है तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एंगल उसमें वर्क किया। अच्छा, जैसे ही वो वर्क किया, मुझे लगता है कि हमें बस इतना ही सीखना होता है कि क्या चीज वर्क कर रही है। जैसे ही वो वर्क करती है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने उसके बाद कुछ ऐसी और रील्स बनाई जिसमें मैंने कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट रखा, तो वो भी बहुत जबरदस्त चल गई। तीसरा मुझे लगता है कि एक व्यक्ति आपको सुनता है जब वो फील करता है आप एक अथॉरिटी हो। तो मैंने ये नोटिस किया कि जितनी मेरी अच्छी पॉडकास्ट क्लिप्स है जिसमें इंफॉर्मेशन है, अच्छी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत चली हैं। तो जैसे मेरी एक रील थी जो चली जिसमें मैंने बताया कि रिलायंस परचेज कैसे करता है। तो उसमें मैंने बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में बात करी, मैंने इसके बारे में बात करी कि कैसे वो एकदम हार्ड नेगोशिएट करते हैं। तो वो बहुत लोगों के साथ, बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट हुआ उसका कि यार मेरे को भी ये करना चाहिए, मुझे भी ऐसे ही नेगोशिएट करना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो सर, बिजनेसमैन की लाइफ की प्रॉब्लम क्या होती है। उसको सस्ता चाहिए होता है क्योंकि मार्केट कंपेटिटिव है, वो महंगा बेच नहीं पा रहा है, तो वो खरीदेगा सस्ता तो ही सस्ता बेचेगा। तो वो रील बहुत वायरल हो गई। उसमें आपने ये मेंशन किया था कि वो एक एक चीज कहाँ से बाय करते हैं, वो अपनी बाइंग कॉस्ट कैसे कम ले आते हैं। एग्जैक्टली वो मैंने भी देखी थी रील। तो देखिए, अब आपको भी वो टच कर गई, ध्यान है वो रील। ठीक है, तो क्यों टच करी? क्योंकि वो अच्छी इंफॉर्मेशन थी और मैं पॉडकास्ट के माध्यम से बात कर रहा था। तो पॉडकास्ट में ऐसा दिखता है कि आप एक अथॉरिटी हो। सर उसका चलने का तो एक और भी कारण था, उसमें बम फूट गया था। वो मैं आ रहा हूं, वो मेरा एक और हैक है। तो तीसरी चीज ये होगी कि जब आप अथॉरिटी के एंगल से बात करते हो तो आई थिंक वहां पे एक और कनेक्शन सॉलिड होता है। चौथा, मुझे लगता है एक चीज जो सुपर अंडररेटेड है लोगों इंस्टाग्राम पे, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप हर रोज रील डालो, हर रोज, देखिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब ना मेहनत को रिवॉर्ड करते हैं। वो ये देखते हैं कौन सा व्यक्ति मेरे यहाँ रोज आके कंटेंट डाल रहा है, चाहे उसको व्यूज मिलते हैं नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं मेरी हर रील को व्यू मिलेंगे। शुरू की मेरी रील्स को मैं ऐसे देखता रहता था। अच्छा 100 हो गई यार, 100 हो गई। अच्छा अब 100 से 200 होने में कभी कभी 6 घंटे 8 घंटे, अब पहले घंटे के अंदर ही 10,000 15,000 हो जाती हैं। पहले मेरा महीने भर में क्या कहते हैं 100 नहीं ऐड होते थे, अब हम दिन में अगर 5,000 ऐड होते तो बोलते हैं यार आज दिन ठीक नहीं गया, कम लोग ऐड हुए हैं। तो ये लाइफ का पार्ट है। बट ये हुआ जब मैंने 6 महीने नॉन स्टॉप रिगरसली कंटेंट डाला, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि यार व्यू नहीं आ रहे यार, चल एक अगला कंटेंट हल्का डाल देता हूं।
तो आई थिंक वो एक पॉइंट है कि आपको कंसिस्टेंटली नॉन स्टॉप एक ही टाइम पे पब्लिश करते रहना है कंटेंट। बस आप हार नहीं सकते। इट्स लाइक यू गोइंग टू बिजनेस एवरी डे, यू गोइंग टू वर्क एवरी डे। आप जाते हो, आपका दिन अच्छा है, दिन खराब है, पर आपको जाना तो है ही। मन से नहीं चलता काम यहाँ पे। तो आई थिंक वो एक कंसिस्टेंसी ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। चौथे छोटे मोटे कुछ हैक्स है कि आप टाइटलिंग कैसे करते हो उनकी। टाइटलिंग शुड बी थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस पैदा करे कि रिलायंस कैसे परचेज करता है, रिलायंस पैसे कैसे कमाता है। अच्छा, ये मैंने नोटिस किया है कि आप जब बड़े लोगों की बात करते हो तो वो बहुत चलता है। जैसे आप रिलायंस की बात कर लो, अंबानी की, अडानी की बात कर लो, मोदी जी की बात कर लो, स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता की बात कर लो, राकेश झुनझुनवाला की, जो पर्सनालिटीज हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, तो उनके ऊपर आप कंटेंट डालते हो तो वो काफी पुश होने के चांसेस होते हैं। तो उस पे आप अपनी जैसे बास्केट है, आपको 30 डेज कंटेंट डालना है, तो आप इस तरीके के कुछ कुछ कंटेंट पकड़ के डाल सकते हो। तो कुछ पोर्शन आप कॉन्वर्सेशनल डाल दो, कुछ पोर्शन आप एंटरटेनमेंट वाले डाल दो, कुछ पोर्शन ये बड़े लोगों का हाथ पकड़ लो एक तरीके से। अब मेरे को याद है कि उनकी प्री वेडिंग थी अंबानीज की, तो मैंने एक रील बनाई थी। वो रील पे इतनी नहीं चली, पर वो शॉर्ट पे 31 मिलियन पहुंच गई। यूट्यूब शॉर्ट पे 31 मिलियन पहुंच गई। यस, टुडे आई थिंक इट इज 31 मिलियन। तो उसके बाद मैंने बोला अरे यार ये प्री वेडिंग वाली चल गई, अब जब वेडिंग वाली है तो मैंने एक और बना दी, वो चल गई, वो भी करीबन 3-1 मिलियन चल गई। तो क्या होता है कि आपको इसे हम कहते हैं मोमेंट मार्केटिंग, आपको उस मोमेंट को भी कैप्चर करना है। फिर जैसे आपको राइट इंफॉर्मेशन अगर आप पैकेज करते हो, जैसे अभी मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं पीछे थोड़ा सा बिजी रह गया था, बट मैं इनकम टैक्स पे बनाना चाहता था। जो व्यक्ति अभी फाइल कर रहा है इस अभी 31 जुलाई आ गया, आज तो वैसे 31 जुलाई है, कि किस तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं, उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो वो मैं बनाना चाहता था। वो इन्फॉर्मेशनल होता है, वो स्प्रेड हो जाता है, लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, बहुत जबरदस्त। हमें देखिए व्हाट इज इंस्टा का एल्गोरिदम क्या है कि सेव और शेयर जितना ज्यादा होगा उतना ही इंस्टा आपको पुश करता है। तो सेव और शेयर आप करवाते रहो। अब अगला हैक पे आता हूं। ये मैं हैक्स की लिस्ट दे रहा हूं, मतलब लगे जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए वर्क किया। अगेन एज आई सेड, दिस वाज नॉट अ स्ट्रेटजी, मैं आई एम जॉइनिंग द डॉट्स, जो मेरे लिए काम की चीज है। नेक्स्ट चीज जो मेरे लिए काम करी है कि आप है ना मांगो। काफी लोग क्या करते हैं, फॉलोअर्स मांगते नहीं है कि भाई फॉलो करो फॉलो करो। लोगों को लगता है मैं क्यों मांगू। नहीं, आप मांगो। अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो आप मांगो। उसकी चॉइस है ना, वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, पर उसको तो याद करो तेरे को फॉलो करना था। तो वो कहना कि आप फॉलो कीजिए, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी अंडररेटेड। लोग थोड़ा सा संकोच कर जाते हैं, मैं फॉलो कैसे करूं, तो मांगो आप। तो वो उसकी चॉइस हो जाएगी कि वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, वो उसके ऊपर है। तो कैसे यूजर से कमेंट करा सकते हो, तो कमेंट आप करा सकते हो, कोई एक कीवर्ड कमेंट करा दो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरे फादर के साथ बनाई, कि मेरे फादर जब रिटायर हुए तो उन्होंने कैसे अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करी। ठीक है, अब ये बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी है, ऑथेंटिक है, क्योंकि मेरे फादर रिटायर्ड है, उन्होंने क्रिएट करी है, कॉन्वर्सेशनल फॉर्म हो गया। तो एंड में हमने थोड़ा सा मजा डाल दिया उसमें। मजा ये डाल दिया कि पापा बोले कि मैंने बोला पापा आपका 50,000 में चल जाता है, तो पापा बोले हाँ चल जाता है। मैं बोलते क्योंकि घर मेरा है, पर मैं तेरे लिए क्यों चिंतित हूं, तेरे लिए चिंतित हूं। मतलब क्यों, क्योंकि तेरे पास घर नहीं है। तो एक फनी एंडिंग। फिर मैंने जनता को बोला अगर आप जानना चाहते हो मैं घर क्यों नहीं लेता, तो कमेंट में होम लिख दो। तो लोगों ने होम होम, और इतने ज्यादा होम, 1000 कमेंट आ गए होम के। अब देखिए इंस्टाग्राम को तो नहीं पता कमेंट में क्या लिखा जा रहा है, वो देख रहा है कमेंट बढ़ रहे हैं, दैट मींस इस पे एंगेजमेंट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको पुश कर देता है। जैसे अगला हैक होता है, ये थोड़ा सा सिली हैक है पर काफी काम करता है हमारे देश में ना। एक बार मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एक टीचर आया, उसने लिखा 9 into 1 9, 9 into 2 18, 9 into 3 27, सब कुछ सही लिखा। 9 into 9 उसने 82 लिख दिया। वो पूरी क्लास चढ़ गई नारियल पानी लेके उस पर, सर ये देखो आपको आता आता नहीं। सब 82 पकड़ रहे थे। तो उसने यही समझाया कि आप जो एक इंसान का दिमाग है ना, वो 100 अच्छी चीजों में से एक गलती पकड़ता है। तो ये हम देखिए, साइकोलॉजी तो सेम है, देखने वाला तो वही है, यूजर ही है। तो आप ये साइकोलॉजी भी यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे सर ने कहा कि अपने रिलायंस वाली वीडियो में बॉम्ब लिखना था, BOM, तो हमने वहां बॉम्ब लिख दिया। अब पूरी जनता नीचे लिख रही है बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब है, बॉम्ब। मतलब नो प्रॉब्लम, तुम लिखते रहो, मेरे को तो फॉर इंस्टाग्राम इट इज एंगेजमेंट। तो आई थिंक समटाइम्स यू कैन मेक दिस लिटिल एरर्स, यू नो, पीपल लाइक टू कैच एरर्स, तो उनको भी मजा आता है आपकी सुताई करने में। दे वांट कि यार इस आदमी को कैसे धरूं मैं, कैसे इसके बारे में नेगेटिव बोलूं। ठीक है, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, इट्स ओके। तो आई थिंक ये कुछ मेरे लिए हैक्स काम किए। तो कंसिस्टेंसी है, यूनिक फॉर्म ऑफ कंटेंट है, कॉन्वर्सेशनल एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत एंडिंग में मांगना कि आप फॉलोअर्स लाओ, कुछ कमेंट करवाना, स्पेसिफिक वर्ड कमेंट करवाना। और एक हैक है, अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हो, आप उनको कुछ ऐसे PDFs बना के दे दो और उनको बोलो कमेंट करें, तो उनको कोई PDF चली जाए या कोई लिंक चला जाए। जैसे मेरा कोई पॉडकास्ट आता है तो मैं उसका प्रोमो डालता हूँ और उसको उनको बोलता हूँ कि आप लिंक लिख दो, तो लिंक अपने आप चला जाएगा। इस तरह की ऑटोमेशन आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है।
तो वो भी उससे भी फिर क्या एंगेजमेंट बढ़ता है, लोगों पे लिंक जाता है, फिर आपका दूसरा चैनल, जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसका आपको प्रोमो इंस्टाग्राम पे चला दो और उसको नीचे लिख दो लिंक, और मैं नीचे ऐड करके एक प्लेटफॉर्म है वहां से कनेक्ट कर दो, तो आपका लिंक ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, मतलब आपकी मेहनत नहीं लगेगी। तो ये भी एक तरीका होता है आपको क्रॉस प्रमोशन करने का। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हो। आजकल जैसे लोग रेसिपीज को भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि आप लिंक में लिखिए रेसिपी, तो वो तो आपको एक पीडीएफ आ जाएगा रेसिपी का। तो उससे क्या होता है, आप जैसे अब आप आपके काम की चीज हो गई, वो आपको लगता है यार मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को बनाना है घर पे, तो आपने लिंक लिखा, अब आपने तो उसको एंगेजमेंट दे दिया ना, उसने आपको पीडीएफ दिया पर आपने उसको एंगेजमेंट दे दिया जो उसकी रील को और वायरल करेगा। तो एंड ऑफ द डे गेम सारा यही है कि वायरलिटी कैसे लाएं कंटेंट में। तो कंटेंट वायरलिटी ऐसे ही आती है कि आप एक तो मोमेंट मार्केटिंग अगर आप पकड़ लो, जिस मोमेंट पे कोई चीज आई, जैसे बजट आया, हमने शाम को याद है सर अपन ने वो किया, इतना अच्छा लाइव किया, तो काफी उससे भी वॉल्यूम आई। आई थिंक वी हैड 6-7,000 पीपल हु वर लाइव सिटिंग ऑन इंस्टाग्राम विद 4 of us। हम लोग 4 लोग थे, शाश्वत थे और दिनेश थे, जो स्टॉक बर्नर हम दोनों थे। तो उससे भी काफी अच्छा ग्रोथ होता है। तो आप लाइव कीजिए, अच्छा आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करिए, Q&A करिए। वहां पे एक बड़ा अच्छा फंक्शन है इंस्टाग्राम पे, आप क्वेश्चंस पूछवा सकते हो, तो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप उसको क्वेश्चंस को अपनी स्टोरी में आंसर कर सकते हो, उससे ट्रस्ट बनता है। तो ये मैंने यूज की हैं चीजें जो मुझे ठीक ठाक ग्रोथ दे गई, और 2-3 रील्स बैक टू बैक वायरल हो गई, तो उससे मुझे याद है 50,000 से 2.5 लाख मैं पहुंच गया था एक हफ्ते में। Within 7 days I had reached from 50,000 to 2,50,000। तो वो सिर्फ इसलिए हुआ कि 2-3 रील्स इस तरह से एकदम सॉलिड वायरल पकड़ गई। एंड अभी तो इट्स 4 लाख प्लस। अभी इट्स अ लिटिल अबव 4 lakhs। अभी थोड़ा मैंने कंटेंट, पीछे मैं बिजी था तो मैंने सिर्फ क्लिपिंग्स डाल रहा हूँ, बट अब मैं वापस आजकल मैं 7-8 अच्छी रील्स शूट करके जो इस तरह की एंटरटेनमेंट और ये सब मिक्स करके डाल दूंगा। संजय भाई, अब ये बताइए कि पैसा कैसे कमाया जाए, स्टॉक मार्केट में क्या किया जाए जिससे कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम लोगों की बने, और दूसरा जैसे अभी ये कल आ रहा है कि लॉट साइज बढ़ा रहे हैं, छोटे निवेशकों को दूर किया जाएगा, छोटे से मेरा मतलब जिन पे 1-2 लाख की कैपिटल है उनको बाजार से निकाला जाएगा और बड़े लोगों के लिए ही ये स्पेस रह जाएगा। तो क्या ये सच है, ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? और अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो व्हाट इज संजय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड व्हाट people should do to make a consistent money? क्या होना चाहिए? दीपक सर देखो, मैं तो इसमें आपकी बात पे जाता हूं, मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे। आई थिंक आप सही कहते हो कि 10 लाख से नीचे कैपिटल वाले व्यक्ति को मार्केट में नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेशली FNO मार्केट में नहीं होना चाहिए। मैं 10 लाख नहीं बोलता था, मैं 2.5 लाख बोलता था कि मतलब 2.5 लाख से नीचे तो बिल्कुल ही मत आना। आपने वो नंबर 10 लाख रखा। आई थिंक वी बोथ आर ऑन द सेम लाइंस कि एक रीजनेबली अच्छा कैपिटल होना चाहिए आपको FNO में पैसा कमाने के लिए। मेरा देखिए इसके पीछे सीधा सा एक लॉजिक है। मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, या पूजा जी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इनके पास 10 लाख रुपए हैं, ये ट्रेड कर रही हैं, क्या कमा लेंगी? अगर ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही है तो 2% कमा पाएंगी, जो कि हम लोग ऑप्टिमम समझते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये 25,000 खुद कमा रही हैं, ये पैसा मेरे विचार में इन्हें दे देना चाहिए म्यूचुअल फंड को। 15-18 तो वो भी कमा देगा। तो कितना ये अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगेंस्ट कितना कमा रही है? 8 घंटा दे रही है दिन में, 7,000 रुपए ज्यादा कमा रही है। इससे बेटर है कि 15 वहां से कमा लें और खुद 50,000 की नौकरी कर लें या कुछ और काम कर लें। सो जो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक 20-25,000 थी, वो हमने बढ़ा के 75,000 पहुंचा दी। सही कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पैसे को काम पे लगा दिया। हाँ। और खुद कहीं और काम पे लग गई। बिल्कुल। तो सर मैं ये देखिए, मैं मानता हूं कि हम एज एन इंडिविजुअल हमें इस इनकम पे फोकस ही नहीं करना चाहिए जब तक हमारा कैपिटल बहुत लार्ज ना हो। जैसे आप भी एक अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, मैं भी एक अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूं, तो हम अगर महीने का 2% भी बनाएंगे तो हम एक लाइवलीहुड लेवल का साइजेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। पर आज आप और मैं इस लेवल पे इसलिए आ पाए क्योंकि हमने पहले अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाई थी। आज आपने भी इतने साल बिजनेस किया या मतलब अपने साथ जो भी आपके फैमिली बिजनेस किया, तो एक वेल्थ कॉर्पस को जनरेट किया होगा, या आपने एक नेटवर्क जनरेट किया होगा जिसके पास उस वेल्थ का लेवल का वेल्थ है। तो पॉइंट ये है कि लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं 10,000 रुपए के साथ घुसूं और ये 10,000 1 लाख हो जाए हर महीने, हर एक महीने फिर 1 लाख हो जाए, फिर वो 10 लाख हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। दीज आर थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल एट ऑल। और जैसे हम लोग उस दिन दिनेश के साथ बात कर रहे थे, स्टॉक बर्नर के साथ, और उसने बाद में उस पर स्टोरी भी डाली कि उसने 56 लाख का प्रॉफिट किया और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 63 लाख थी।
तो 7 लाख रुपए वो लॉस में चला गया 56 लाख प्रॉफिट करने के बाद। जस्ट इमेजिन अगर वो 56 लाख प्रॉफिट नहीं करता और वो 0 प्रॉफिट करता, तो कितना बड़ा लॉस था उसमें? 63 लाख रुपए, क्योंकि 63 लाख तो चेंज नहीं होने वाला। दूसरी चीज, उसमें एसटीटी करीबन 16-17 लाख की थी, जो अब डबल होने वाली है, जो अब से 30 लाख 32 लाख की हो जाएगी। तो पूरा सिस्टम है ना ऑप्शन बायर्स के, ऑप्शन ट्रेडर्स के विरुद्ध चल रहा है। द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन ऑप्शंस इज इफ यू हैव अ लार्ज कैपिटल, यू डू मोर नंबर ऑफ लॉट्स एंड यू डू फॉर अ वेरी रीजनेबल साइज की। भाई दिन का 1% कमाएंगे और कुछ दिन स्टॉप लॉस लगेगा, तो एवरेज में महीने में 1.5 से लेकर 2.5% का रेंज होगा। कभी भगवान की कृपा रही तो 3% दे देंगे, बस। उसके अलावा नहीं है, क्योंकि कोई कोई महीना आपका नेगेटिव भी क्लोज होगा। तो ये आई थिंक मैं इस बात को बहुत बिलीव करता हूं। मैं तो पैसिव ट्रेडिंग करता हूं, कंप्लीटली पैसिव ट्रेडिंग करता हूं। और मेरा वो नहीं है कि दिन के सुबह 9:15 बजे काउंटर पे बैठना है और ये सब करना है, क्योंकि वो मेरा मेन व्यवसाय नहीं है। मेरा मेन व्यवसाय कंसल्टिंग, कोचिंग, तो मैं उस पर फोकस करता हूं ज्यादा। तो एक व्यक्ति को जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको पैसिव इनकम यहां से पहले नहीं जनरेट करते हुए पहले अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करना चाहिए, अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। सर देखिए, आज एक बंदा 25,000 कमा रहा है, ठीक है, मार्केट उसको कुछ नहीं देने वाली, कोई रिवॉर्ड ही नहीं है मार्केट के पास 25,000 का। सिर्फ एक रिवॉर्ड है, तुम 5,000 की एसआईपी कर लो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर लो, ठीक है। एसआईपी आप स्टॉक्स में डायरेक्टली करना चाहते हो, आपको लगता है मैं टॉप 5 ब्लू चिप कंपनीज में करूंगा, आपकी चॉइस है। आपको लगता है नहीं जी मैं तो स्मॉल कैप खेलना चाहता हूं, मेरे पास लंबा समय है, आपकी चॉइस है। पर आपका क्या है कि अगर आपने कोर्स कर लिया, अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, तो आप ये तनख्वाह को 25,000 का 50,000 अगले साल कर सकते हो। पर मार्केट में पैसे को 25 का 50,000 आप अगले साल नहीं कर सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अभी सेबी ने दूसरी रिपोर्ट भी पब्लिश करी। स्किल सेट डेवलप करना इज मोर इंपॉर्टेंट, इज मोर फीजिबल फॉर यू। मतलब इट इज द इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करो। मैंने सर जब से अपना करियर स्टार्ट किया, लोग कहते थे करियर स्टार्ट हो जाए तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने जब से करियर स्टार्ट, आज से करीबन 16-17 साल हो गए मेरे को करियर में अपने, हर साल मैं जो भी कमाता हूं उसका करीबन 4 से 5% अपने अपग्रेडेशन पे इन्वेस्ट करता हूं। चाहे कोई कोर्स खरीद लूं, चाहे कोई डुअल डिग्री कर लूं, कुछ कर लूं, तो मैं ये फोकस करता हूं कि मेरी एक्टिव इनकम मुझे बढ़ाते रहना है। उस एक्टिव इनकम में जितनी वो ज्यादा होगी, उतना मेरे पास प्रावधान ज्यादा होगा कि मैं एसआईपी कर सकूं, मैं ट्रेडिंग कर सकूं, मैं स्टॉक्स खरीद सकूं। तो मेरा फोकस एक्टिव इनकम बढ़ाने पे होता है। पैसिव इनकम तो बढ़ेगी जब मेरा रॉ मटेरियल है ना सर, जितना रॉ मटेरियल ज्यादा डालोगे उतना आउटपुट ज्यादा आएगा। तो ये बेसिकली मेरा फंडामेंटल होता है कि फोकस ऑन क्रिएटिंग योर एक्टिव इनकम। तो ये पहली चीज है जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा लोगों को। संजय जी, आपने बताया कि एक्टिव इनकम आप पहले जनरेट करेंगे और उसी को ही आप पैसिव में फिर कन्वर्ट करेंगे। तो एज अ बिगिनर आपको क्या लगता है कि कितने पैसे से ट्रेडिंग शुरू करी जाए? बिकॉज आजकल लोगों को ट्रेडिंग का बहुत चस्का है, जिसको देखो उसको ट्रेडिंग करनी है। तो हमें यह है कि लोगों का लॉस ना हो और वो कितना मिनिमम अमाउंट डाल के आए और कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करके चले, अ रियलिस्टिक रिटर्न। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आंसर करता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति को लाइफ में एक, जिसे हम थोड़ा लूज लैंग्वेज में चुल कहते हैं, खुरक कहते हैं, कि भाई करना है मेरे को, मतलब मेरे को रहना है वो मार्केट में, वो बटन दबाना है, कॉल खरीदना है, मेरा दोस्त खरीद रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई जैसे मैम आप 30 दिन में कितने दिन घर पे खाते हैं, कितने दिन रेस्टोरेंट में खाते हैं? वंस इन अ वीक बाहर होगा। वंस इन अ वीक बाहर होगा, यानी 4 times इन अ मंथ बाहर होगा। तो मोटा मोटी मैं कहूंगा कि समझिए 10 से 15% टाइम आप बाहर खाते हैं। जनरली 85% टाइम घर पे खाते हैं, सही है। अब घर पे जब आप होते हैं तो सादी दाल चावल, रोटी, सब्जी, बेसिक स्टफ खाते होंगे। मतलब कोई बहुत कभी मन किया उसमें भी एक आधी बार कोई पास्ता वास्ता बन जाता होगा, बट जनरली एक आम जिंदगी में यही चलता है। इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह का है। अगर आपके पास 1 लाख का कॉर्पस है महीने डालने का, तो आप उसमें से 80-90 हजार रुपए बेसिक दाल चावल में डालो, विच इज योर म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस चीज को कर पाओगे ठीक से। बचाओ, मैं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी लोगों को मना करता हूं। मैं कहता हूं भाई जो काम आप कर ही नहीं सकते, आपको शेयर्स खरीदने की क्या नॉलेज है? आपको फंडामेंटल आता है क्या? आपको टेक्निकल आता है क्या? आपके पास इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे आती है क्या? आप अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हो मार्केट अगर गिर गई, या फिर थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप अपने आप को रोक पाओगे बेचने और से? कुछ लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। कम से कम म्यूचुअल फंड में कुछ तो है ना कि आप अपना वापस निकाल नहीं सकते। हाँ, मतलब आपके पास 1 साल तक निकालोगे तो 1% आपका एग्जिट ड्यूटी लग जाएगी, ये सब लग जाएगी। तो मैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करता लोगों को। मेरा फोकस होता है लोगों को एक ही चीज पे फोकस करो कि आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ। अब आपके क्वेश्चन पे वापस होता, तो आपके पास जो भी कॉर्पस है उसमें 80% दाल चावल खाओ और 20% आप बाहर जाके बिरयानी खाओ। अब वो बिरयानी क्या है? आपको एफएनओ करना है, कर लो, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, लोगों को क्रिप्टो करने का शौक होता है तो क्रिप्टो कर लो, ठीक है। तो वो 20% में आपको जो करना है करो।
अब आपका कॉर्पस अगर 20,000 का है तो वो 20% 4,000 हो जाएगा। अगर आपका कॉर्पस 1 लाख का है तो वो 20% 20,000 हो जाएगा। आपका कॉर्पस 10 लाख का है तो वो 20% 2 लाख हो जाएगा। पर आपको फोकस वही करना है कि आपका 80, जितने भी वेल्दी लोग हैं सर, वही इन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, पर उनका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होता है 5% उनके कॉर्पस का। अब $100 मिलियन में $5 मिलियन के उसने खरीद लिए तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको 5 मिलियन जीरो भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है उससे तो बहुत पैसे डाल दिए। जैसे हम कह रहे हैं 5,000 करोड़ की शादी हुई, हाँ, उसकी परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई वो 30 करोड़ रुपए हर वर्किंग घंटा कमाता है पैसिवली। मतलब उसकी कंपनी उसको जो मुनाफा दे रही है आज 80,000 करोड़ का मुनाफा है उनका साल का, तो आप उसको अगर वर्किंग आवर से डिवाइड कर लो तो 30 करोड़ रुपए पर आवर आता है। ठीक है, तो उसने तो कितने घंटे का काम कर दिया, 200 घंटे का काम दे दिया। ठीक है, 200 घंटा तो 1 महीना होता है। तो 1 महीने की कमाई, नेटवर्थ नहीं, 1 महीने की कमाई में उसने शादी निपटा दी। और उस शादी से अभी देखो 5 लाख करोड़ के सौदे निकालेगा। कितने लोगों को बुलाया उसने, कितना मतलब नेटवर्क क्रिएट कर लिया उसने, ह्यूज नेटवर्क क्रिएट। जब वो मेरी रील जो चली थी, जो शॉर्ट मैंने बताया 30 मिलियन चला, तो इसलिए चला था क्योंकि मैंने कहा था कि उसने जकरबर्ग को बुला के अपना डेटा सेंटर इंडिया में करवा लिया सिंगापुर से, तो उसको फायदा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो उसके तो 1,000 करोड़ वहीं पे फ्री हो गए। तो ये लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो आप पुअर माइंडसेट के हो, आप कह रहे हो मेरे पास 20,000 है तो मैं तो पूरे 20,000 का सट्टा खेलूंगा, तो आप जीत ही नहीं सकते भाई। सेकंड आपने क्वेश्चन किया रियलिस्टिक रिटर्न्स। रियलिस्टिक रिटर्न्स मेरे को नहीं लगता 1.5 से 2.5% से ऊपर आप एक्सपेक्ट करने चाहिए महीने के। आप बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा, नसीब रहा तो 3% महीने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 1.5% से 2.5% आपका रेंज होना चाहिए। होता क्या है, जैसे ये कुछ यंग इंस्टाग्रामर्स आके दिखाते हैं कि मैंने 50 लाख बना लिए, 40 लाख बना लिए, वो ना पीछे का अपना लॉसेस नहीं दिखाते, वो एक इवेंट दिखाते हैं आपको, इस एक इवेंट पे मैंने ज्यादा पैसा कमा लिया। अरे सर मैं बताता हूँ भाई साहब, मैंने लोगों के स्क्रीनशॉट देखे हैं। अब वो इंस्टा पे या ट्विटर पे चमका रहे हैं 10 लाख रुपए का मुनाफा, हाँ। लेकिन उसने क्या कर रखा है, कॉल भी बेच रखी है, पुट भी बेच रखी है। नेट वो भाई साहब पता लगा 50,000 नुकसान में है, लेकिन उसने जो कॉल वाली साइड है जिसमें मुनाफा आ रहा है वो दिखा दिया कि देखो मैं 10 लाख मुनाफे में हूँ, लेकिन वो 9.5 लाख का जो लॉस पुट साइड है वो दिखाई नहीं रहा। नहीं सर देखो, आप, मैं स्टॉक बर्नर को इसमें अप्रिशिएट करूंगा कि उसने अपना पूरा P&L दिखाया। बहुत सारे लोग क्या करते, वो 56 लाख दिखा के छोड़ देते कि देखो मैंने 56 लाख कमाया। उसने बोला मैं 56 पे 63 खर्च किया तो मेरे 7 लाख रुपए लॉस हो गया। तो वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है जो एक तरीके से दिखा रहा है। मैं एक और ऐसे क्रिएटर को जानता हूं जिसने मुझे स्ट्रेटजी बताई थी। तो एक्चुअली क्या, मेरी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मेरे प्रॉफिट की 2% होती है, क्योंकि मैं लार्ज लॉट, आप भी जानते हो, आपका भी ऐसा नंबर होता होगा, लार्ज लॉट लेते हैं हम, तो लार्ज लॉट लेते हैं, लेस ट्रेड्स लेते हैं, तो हमारा कॉस्ट कम लगता है। तो वो मेरे को बता रहा था कि वो महीने का करीबन 30-40 हजार रुपए कमाता है और करीबन 70-80 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट करता है। संजय जी, मैं यहाँ एक थोड़ा सा डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि पिछले 2-3 महीने से जब से मैं देख रहा हूँ कि बाजार में ना बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, तो मैं ऑप्शन छोड़ के फ्यूचर पे आ गया हूँ। अच्छा, ओके। तो मेरे को तो ये है कि जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी मैं उतना फ़ायदा है, क्योंकि मेरी सुबह ही बिड लग जाती है 500 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट नीचे। वो एक स्पाइक मारता है, मेरे को तो माल आ जाता है, और जैसे ही वो ऊपर जाता है मैं निकल जाता हूँ। और मेरी ये जो ये है, ये भी मैं एल्गो के थ्रू करता हूँ, और इसमें मेरी पुट भी बाय होती है साथ में, समझ गया, कि ताकि आप प्रोटेक्टेड, ताकि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि 1000 जो चीज़ गई है वो 3000 भी गिर सकती है। तो वो अब उसमें एल्गो फिर ये फंक्शन करता है कि पुट में फायदा आ गया तो पुट इमीडिएटली बुक करके और नीचे की ले ले, और नीचे की ले ले। अब सर देखिए, आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग क्यों है, क्योंकि आप मार्केट में बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हो। मुझे याद है जब एक बार आप और मैं डिनर कर रहे थे तो आपने बोला था जो लीगल सट्टा इंडिया में है मैं सब खेल चुका हूं, कर सकता हूं। तो मतलब आपने बताया MCX भी किया हुआ है, जो भी मतलब लीगल तरीके से जो भी सट्टा था सब किसी टाइम में बाइनरी ऑप्शन फॉरेक्स भी लीगल था इंडिया में, या इलीगल नहीं आता नहीं था उस पर। तो उस टाइम में मैंने फॉरेक्स भी किया है। जय हो। ठीक है ना, मैं क्रिप्टो भी किया है। जब यहाँ ज़ेप्पे करके कंपनी आई थी, उसने कहा, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि सरकार के लिए नहीं करना, तो फिर आउट हो गया भाई साहब। मैं तुरंत आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू मूव आउट ऑफ दैट, क्योंकि मुझे कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें अगेंस्ट द लॉ। अच्छा देखो सीधी, मैं एक और चीज सोचता हूँ भाई, आप कोई सा भी एसेट क्लास कर लो, कमाई आपको ले दे के 2-3% महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। आप 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देख लो। तो मैं क्यों एक चीज में 24 घंटे लगाऊं, और एक चीज में 8 घंटे लगाऊं, और एक चीज में 7 घंटे लगा के उतना पैसा कमा लूं। मैं MCX छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आप हंसोगे जान के। हम एक मैरिज में गए,
उस दिन मेरे पास मेरे ख्याल से Proof है, हम दोनों ही करते थे और दोनों ने 50 छोड़ दिया। या 100 लॉट या 40 लॉट कुछ क्रूड था मेरे पास। हाँ, आपने एक सिल्वर का भी किस्सा बताया था मेरे को। वो तो खैर मतलब डैमेजिंग था बहुत। तो अब मैं पापा बार बार बोलने चल भाई सगन दे आए, चल भाई पार्टी कर लें, चल भाई खाना खा लें, और मैं अपना फोन में घुसा पड़ा हूँ। घर आते ही उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। आई वॉज मैरिड, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी थप्पड़ लगा दिए उन्होंने कि तुझे कुछ काम करना ही नहीं है, जिस काम में तुझा टाइम तू अपनी फैमिली को भी नहीं अटेंड कर सके तो क्या फायदा है ऐसे काम का। तो इसलिए संजय भाई मैंने ना ये ऑप्शंस का काम क्यों छोड़ा, इसके भी पीछे कहानी है। अभी किसी एक हमारे जानने वाले अंकल की डेथ हो गई, अब भाई उनका 12 बजे वो है क्रिमेशन। अब मेरी तो भाई सौदे चले हुए हैं, अब मैं कैसे लॉस बुक करूं और जाऊं, या मैं इसे 3 बजे तक करके जाऊं। तो मैंने कहा भैया काम ऐसा करना है जिसमें अपनी लाइफ फ्री होनी चाहिए। पैसा कमा रहे हैं लेकिन इसलिए नहीं कमा रहे कि अपने ऊपर हर वक्त स्ट्रेस लें। तो अब आप एक खुद कर रहे हो, आपने एक लड़का बिठा दिया, आपने कहा भैया मेरे इस रेट पे फ्यूचर लेता जा, या इस रेट पे आए तो बेचता जा। वो कर रहा है बैठा हुआ। सही कह रहे हो। और आप मेरे साथ सुबह 10 बजे पॉडकास्ट कर रहे हो। पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम मजे कर रहे हैं लाइफ के। अब आप देखो, मैं भी नहीं ट्रेड कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं मंथली पोजीशंस बनाता हूं विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जैसे मैंने पिछले महीने एग्जिट लिया, मेरे को लॉस लेना पड़ गया क्योंकि वन साइड स्पाइक आ गई थी। मैं स्ट्रैंगल्स बेचता हूं बड़े स्टॉक्स पे, तो मेरा एक साइड का हिट हो गया तो हो गया। अब वो लॉस लिया, बैठ गए गाड़ी, अब शांत हो गए। मतलब वी नीड टू नो कि कब मार्केट से बाहर जाना है। अब ये ना एक आम व्यक्ति जो 25 साल का है 23, वो नहीं समझ सकता। दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, दिस कम्स विद लॉट ऑफ लर्निंग, दिस कम्स विद स्टिकिंग टू वन स्ट्रेटजी। उससे अच्छा मैं ये देखता हूं लोग स्ट्रेटजी ऐसे बदल लेते हैं, ऐसे 2 दिन 3 दिन स्ट्रेटजी ने रिटर्न नहीं दिया, चलो जी नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अरे भाई आपने बैक टेस्ट किया था 3 साल का, आपको पता है उसमें ड्रॉडाउन आ सकता है, 15% तक का ड्रॉडाउन आ सकता है। कुछ तो रूल रखो बाबा। सर मैं तो एक चीज जानता हूं कि अगर मैं मान लो किसी को सिखाने गया या कोई मेरे पास सीखने आया, हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, हमने उसे कहा, उसने घर जाके वो स्ट्रैटेजी करी, एक दिन उसको मुनाफा आ गया, ही वॉज वेरी हैप्पी, अरे दीपक सर ने मजा बांध दिया। 3 दिन लॉस आ गया, चौथे दिन वो पूछ ही नहीं रहा कौन दीपक सर कौन कुछ, वो अपना उसी पे आ गया कि भैया मुझे तो 10 रुपए वाली बाय करनी है और ये जानी है। बट उसने उसको डिटेल में स्टडी करा ही नहीं ना। आप एक्चुअली उसने उसको टाइम दिया ही नहीं। और मैं कहता हूँ एक टीचर है उसको भी 5 साल लगते हैं टीचर बनने में, डॉक्टर को 5 साल 10 साल लगते हैं, सीए को 5 से 8 साल लगते हैं, इंजीनियर को 5 साल में तो नौकरी नहीं मिल रही। एमबीए वाले 2 साल एमबीए करके 1 साल इंटर्नशिप करके बेकार घूम रहे हैं, 5-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं बेचारे। इतनी मतलब वो हाहाकार है। तो जब पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे, और एक मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बायर या सेलर अनपढ़ है, लेकिन उसने उसके लिए स्टडी क्या करी, उसका स्किल सेट क्या डेवलप किया। आज आप एक सीएफए हो तो आपने अभी कहा कि मैं अपना पैसा अपनी स्किल अपग्रेडेशन पे खर्च करता हूं, लेकिन एक ट्रेडर जो बनता है वो क्या खर्च कर रहा है? कुछ भी नहीं, इसलिए मार्केट ले जाता है। देखिए इसमें मैं ये कहता हूं कि लोग 4 साल इंजीनियरिंग के लिए वेट करने को तैयार हैं 12,000 की नौकरी पाने के लिए। वो 12,000 की नौकरी कब मिलती है? जब 18 घंटे आप काम करते हो दिन का। यहां पे आप स्टॉक मार्केट में घुसे तो आप कैसे इससे उम्मीद कर सकते हो ये आपको हर महीना डबल करके देगा पैसा? इट इज इम्पॉसिबल। और अगर ये कर पाता तो वॉरेन बुफे भी कर रहे होते। वो तो बेचारे 19% रिटर्न पे हैं साल के, पर उन्होंने रिटर्न निकाला है 60 साल। 60 years he has taken out a return of 19 to 20% per annum। तो मैं कहता हूं ज्यादा मत कमाओ, ज्यादा देर कमाओ, क्योंकि क्या है कि इसमें सुपड़ा साफ हो जाता है। मतलब जैसे हम इलेक्शन में टर्म होता है ना, सुपड़ा साफ हो गया भाई, उसको वोट ही नहीं मिले, तो इधर क्या होता है आपका पूरा खत्म हो जाता है, मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और वन मिस्टेक कैन टेक यू बैक 10 years ऑफ योर लाइफ। लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़का मिला 22 साल का, सर रियल स्टोरी, नाम नहीं लूंगा अच्छा नहीं लगता, आया और हमारे यहाँ एक मेरी इन्वेस्टेड कंपनी है, उसमें कॉल सेंटर की नौकरी के लिए आया। तो उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू के बाद बाय चांस मैं उधर था उस दिन, तो मैं पूछा ऐसे बात की, तो मैंने बोला बाकी क्या करता, तो उसने बोला मैं ट्रेडिंग करता था पहले। तो अपन तो हाँ पता क्या करता था, शौक है। तो पता चला वो लड़के ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी पहले नॉर्मल स्टॉक्स में। ही इज 22 नाउ, अभी 22 साल का है। तो बोलता है मैंने 2000 में स्टार्ट किया था, जब कोविड आया तो सारे ट्रेडर बन गए थे। तो बोलता है मैंने स्टार्ट किया और मैंने 7% पर मंथ रिटर्न बनाना चालू किया नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग से, ठीक है, कुछ शेयर खरीद लिया, वो बढ़ गया। तो बोलता है जैसे अब मैं अपने दोस्तों को बताता था कि भाई मैं तो 7-8% कमा रहा हूं, तो सबने मेरे को पैसा देना चालू कर दिया।
अब 7 देना चालू कर दिया, तो इसने पापा का इकट्ठा, दोस्त का इकट्ठा, सब किया, और अब इसके रिटर्न्स कम हो गए। बोलता है मेरे रिटर्न्स कम हो गए। बोले सर मेरे रिटर्न्स हो गए 3 से 4% पर मंथ, ये कम है, क्योंकि उसका एंकर तो 7-8% था। तो बोलता है फिर मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बोला कि अगर तेरे को वैसे ही 7-8% रिटर्न्स टाइप चाहिए तो तू ऑप्शन ट्रेडिंग में चला जा। बस ब्लंडर यहीं से शुरू। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया। अच्छा, ऑप्शंस में आ गया, तब तक उसने लोगों से 70 लाख रुपए जमा कर लिए। किसी ने 2 दे दिया, किसी ने 1 दे दिया, किसी ने, और भाई आया। मुझे रोना आ रहा है। मुझे हंसी आ रही है सर, पर हंसी इसलिए आ रही है कि नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि मैं उनका मजाक उड़ाना चाहता हूं, बट मैं ये उड़ाना चाहता हूं कि एक इंसान कैसे इतना बेसुध हो सकता है, एक इंसान कैसे इतना अनकॉन्शियस हो सकता है। बोलता मैंने ऑप्शंस खरीदने चालू किए। मैंने बोला खरीदने चालू किए, बोला है मैंने, बोला तू तो मर गया होगा फिर उसके बाद। तो बोलता हाँ सर बस फिर पूरा खत्म। बोला खत्म कैसे हो गया, स्टॉप लॉस होता है कुछ? बोलता सर लगाया नहीं, स्टॉप लॉस लगा ही नहीं मुझसे, मैं वेट करता रहेगा ये वापस आएगा, करेगा। बोला आज 70 लाख के कर्जे में, 25,000 की नौकरी है, कैसे पे होगा? मैम जिंदगी भर पे नहीं होगा। संजय जी, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वंडरफुल ट्रेडर। एक बार को मैंने अपने आप का दीवार पे सिर मान लिया था व्हेन आई सॉ हिम। मैंने कहा ये 20-22 साल का लड़का और हम बेवकूफ कुछ नहीं कर पा रहे। भाई साहब वो लड़का था, ही स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ओनली 2 लाख रुपीज, ही मेड 30-35 लाख रुपीज आउट ऑफ इट। अच्छा, ठीक है, और वो ऑप्शन बाय करता था। उसने मुझे बताया जी मेरी कोई स्ट्रेटजी है, मैं क्लास व्लास भी देता हूँ। मेरे को सर कहता था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्लास व्लास या क्या सिखाते हो, तो उसने ही इमीडिएटली पोस्टेड द लिंक ऑन माई व्हाट्सएप कि सर ये क्लास ज्वाइन कर लेना, और उसने क्लास का 10,000 रुपये का मेरे को टिकट भी दे दिया। खैर अपनी ईगो ने नहीं अलाउ किया कि उसकी क्लास करें, नहीं करी हमने क्लास। खैर, और फिर पता लगा कि उसने किसी का रेफरल ले लिया, अब उस रेफरल इनकम भी आ रही है, वहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। बड़ा मज़ा आया सर सुन के, और अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आया कि मतलब हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे। आज की तारीख में उस बेचारे का जो पिताजी ने उसके घर बनाया था 500 गज का, वो बिक गया। दे आर ऑन रोड। पापा उसके बेचारे कहीं नौकरी कर रहे हैं, जो कि रिटायर्ड लाइफ पहले गुजार रहे थे, एंड दिस गाय इज मेंटली डिस्टर्ब नाउ एंड डूइंग अ जॉब समवेयर वही 25-30 हज़ार की। और अब मैं उससे पूछता हूं तो वो कहता है भाई साहब मैं तो बर्बाद हो गया, ऑप्शन बाइंग मुझे खा गया। और मैं ऐसे लोगों से केवल एक सवाल करता हूं कि तुम्हारे पास 25-30-50 लाख थे, ऐसे जीरो कर दिया। अगर तुम उस वक्त जिस भी वक्त तुमने शुरू किया केवल फ्यूचर पकड़ के बैठ जाते 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट जितने मर्जी, क्या वो जीरो होते पैसे? नहीं। आज वो कितने होते? 4 गुने होते। क्यों नहीं आपने केवल? तो मैं ऑप्शन से क्यों दूर हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मतलब ऑप्शन में कमा पाना इज लाइक शेर के मुंह से पैसा वापस लेके आना, लेकिन फ्यूचर आप पकड़ के बैठ जाओ, क्या होगा? जीरो थोड़ी हो जाएगा। जीरो नहीं हो जाएगा, कैपिटल वाइप आउट। भाई और ऑप्शन सेलिंग में भी यही होता है। आप ये देखो सर, ऑप्शन सेलिंग में भी नुकसान उतना ही होता है। ऑप्शन सेलिंग भी बहुत फैटल है। मतलब फ्यूचर लेना या पुट बेचना एक ही बात है अगर आप उस डायरेक्शन में बैठे हो। लेकिन मेरा लोगों से कहना यह है कि पोजीशनल काम करेंगे अगर ऑप्शन में तो पैसा ज्यादा बनेगा। सर मैं अगली बात यही कहने वाला था। मैं ये कहने वाला था कि देखिए ऑप्शंस को आप रोजमर्रा नहीं करो। आप मैं ऑप्शन बाय करता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं मैं ऑप्शन बाय नहीं करता, पर इसमें ना मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में होते ना तब करता हूं। तो 3 इंडिकेटर जब साथ में डील देते हैं मेरे को कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो सर वो इंडिकेटर बता दो हमारी ऑडियंस के लिए। अब ये ट्रेड आपको रोज नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको कभी ये रोज नहीं मिल सकता ट्रेड। आप अंडरलाइन कोई भी रख लो, स्टॉक रख लो, निफ्टी रख लो, बैंक निफ्टी रख लो, फिन निफ्टी जो रखना रख लो। आपका वो कैंडल्स के टॉप हाई और लो बन गए। एक साइड का ब्रीच चाहिए विद RSI ऑफ 60। एक साइड का ब्रीच चाहिए विद RSI, जैसे ब्रीच किया RSI 60 से ऊपर चाहिए, तब आप उस टाइम का कॉल खरीदो। उसमें एक ट्वीक और भी है, यही स्ट्रैटेजी में मैंने भी करती हूँ। वो आप बॉलिंजर बैंड भी अगर उसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगे ना प्राइस एक्शन के साथ, तो आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड तो आपको वो मीन रिवर्जन बता देता है जनरली, पर मैं सिर्फ रखता हूं कि RSI 60 मार जाए, क्योंकि RSI 60 मार जाए यानी अब इसने इस साइड का मोमेंटम पकड़ लिया है, यानी स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है। आपको मोमेंट
कभी भी कॉल और पुट खरीदने वाले को एक चीज याद रखनी है, डेल्टा एंड मोमेंटम इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो आपको मोमेंटम चाहिए। अगर वो ऊपर जा रहा है पर उसमें मोमेंटम नहीं है, फोर्स नहीं है, तो वो आपको पैसा नहीं कमा के दे सकता, आपका ऑटो डीके लगना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर वो वाली स्ट्रेटजी, अच्छा वो स्ट्रेटजी रोज आती नहीं है, वो महीने में आएगी 2 बार, लेकिन वो बहुत अच्छा मूव देती है वो। पर जब आती है ना वो 12-12, 14-14% आपका गेन देके चली जाएगी। पर आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको 12-14% 2 बार बन गया महीने में, तो आपको तो 28% बन गया ना। पर भाई को रोज बैठना है ना, उसको अफीम खानी है। सर मैं थोड़ा रूड बोल रहा हूं, आई एम सॉरी इफ दैट ही इज देयर टू कंज्यूम दैट ड्रग ऑफ प्रेसिंग द बटन ऑफ बाय एंड सेल, ही इज नॉट देयर टू मेक मनी। गलती नहीं है सर एक्सचेंज की। वो आदमी, सर आज लॉटरी की टिकट लोग खरीद रहे हैं, अब लॉटरी की टिकट बिकती कहां है सर, आप मुझे ये बताओ, अमीरों के मोहल्ले में या गरीबों के मोहल्ले में? आपने कभी ओबरॉय होटल के अंदर लॉटरी की टिकट बिकते हुए देखी है? क्योंकि वहां खरीदने वाला कोई नहीं है। आप कहां देखोगे? जहां पे थोड़े कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, स्लम्स के, लोकल मार्केट, क्योंकि सर उनके लिए वो लॉटरी टिकट है कि भाई मैं 10 डालूंगा मेरे को करोड़ मिल जाएंगे। और आज अगर आप देखो कि लॉटरी की टिकट बेचने वाली जो कंपनीज हैं वो सबसे अमीर कंपनीज हैं। सिक्किम लॉटरी सबसे अमीर कंपनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे नंबर 1 फंडर कौन था? लॉटरी कंपनी थी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना हल्ला हुआ, तो जो सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने पैसा दिया था, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, वो लॉटरी कंपनी। तो पॉइंट ये है कि हमारी जनता जो है वो पैसा बनाना चाहती ही नहीं है। सर गैन एबीसी है एक, आप भी जानते हो कि गैन एबीसी के बारे में बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। गैन एबीसी साल में आपको 4 ट्रेड देता है और एक ट्रेड में 33% रिटर्न देता है एवरेज। मतलब देता तो उससे ज्यादा है, कभी एक आधा स्टॉप लॉस लग जाता है, पर देता ही 4 ट्रेड है। पूरे साल में आपको 4 ट्रेड मिलते हैं। आप कोई भी अंडरलाइन पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़, कोई भी पकड़ लो, कोई एक चीज पकड़ लो, और उसमें आप देखोगे तो आपको वो 4 बार देगा साल में, पर 4 बार में आपको डबल करके दे देगा पैसा। वो नहीं करना है लोगों को रोज जाना है, रोज, एवरी डैम डे। तो वो नहीं बना सकते आप पैसा, क्योंकि फिर आप ज्यादा खोगे ना पैसा। और कॉल पुट खरीदने वालों को तो एक ही चीज है भाई, मोमेंटम कब आएगा। तो आप मोमेंटम इंडिकेटर्स ढूंढो, अपने थीसिस बनाओ कि 2-3 इंडिकेटर जब एक साथ बोलेंगे गो, तब मैं लूंगा, तब तक मैं नहीं लूंगा, बैठ जाऊंगा, नहीं खेलूंगा भाई। समटाइम्स नॉट टू ट्रेड इज मोर प्रॉफिटेबल देन टू ट्रेड। जैसे पिछले महीने मैंने भी अफसोस बनाया, मतलब यार ट्रेड ही ना करता तो मेरे 4 लाख भी खराब नहीं होते। पर एटलीस्ट हमने स्टॉप लॉस लेके बाहर निकले, या फिर एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस लेना सीख जाओ। स्टॉप लॉस नहीं ले पाते लोग, इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं वापस आएगा वापस आएगा। तो अब ये सब मैं कैसे सिखाऊं, या कोई भी कैसे सिखाए सर? ये सब तो एक इंसान की खुद की फितरत होती है ना। आज सर कोई भी आप कंपनी में काम करते हो, जैसे आप भी समझो अपनी कंपनी याद करो, तो अगर आप 100 लोगों को तनख्वाह देते हो तो उसमें से 5 लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर होगी, या 10 लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 से होगी, बाकी 90 तो 20,000 15,000 वाले ही है ना। तो ये जनरल रूल ऑफ गेम एवरीवेयर है सर। क्यों मार्केट्स को ब्लेम करना? आप अगर एक सटोरिये की तरह मार्केट में आ रहे हो तो मार्केट आपको पैसा नहीं बना। मैंने तो पैसा बनाया सर मार्केट से। पिछले साल भी मैंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया एफएनओ में, इस साल भी अभी तक मतलब ग्रॉसली पॉजिटिव चल रहा हूं। क्यों चल रहा हूं? मैं ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता। लोग परेशान है सर कि 2% 3% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कैसे खेल रहे हो आप। यहां हमारे मतलब वहां किरोला बोल रहा है कि मैं तो जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहा हूं। मतलब तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो भाई। तो मैं इस बारे में मतलब घंटों बात कर सकता हूं, बट एक सिंपल बात है, आपको पैसा बनाना है, आप कम ट्रेड करो। इधर कम करके ज्यादा पैसा बनता है। आप अपने इंडिकेटर सेलेक्ट कर लो, ट्रेड नहीं मिल रहा ना, दुकान बंद करके चले जाओ। डोंट ट्रेड दैट डे इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट मोमेंटम एंड स्टिक टू 1 or 2 स्ट्रेटजीज। बाबा मैं तो ये कहता हूँ 3 लाख रुपए लाओ, बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीद लो या बेच लो, शांति से बैठ जाओ और हेज खरीद लो उसका, बस, और बैठे रहो। सर ये नहीं होता लोगों से। 1 महीने ट्रेड नहीं मिलेगा मत करो। हाँ, लेकिन अगर आपने उसमें 1000 पॉइंट भी खा लिए तो 15,000 रुपए मिल गए आपको 3 लाख की कैपिटल पे। 5% की रिटर्न आ गई और कुछ करा नहीं। मतलब महीने में एक ही ट्रेड काफी है आपके लिए। ट्रेड काफी है आपके लिए। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ लगेगी नहीं, फिर आप रहोगे नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखो लॉस पे भी लगती है ना। तो जब आपका लॉस आ गया तो प्रॉफिट कम हुआ, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो प्रपोर्शन बढ़ गया। क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस कौन से हैं? क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस कौन से? लेजिटिमेट वाले बता दो ना, मतलब ऐसे खराब वाले नहीं ना। सट्टा क्रिकेट भी बता दो हमें, कोई बात नहीं, हम काट देंगे। हमें तो बता जाओ। सर देखिए, मेरे को ऐसा लगता है क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस वो हैं जहां पे आपका पब्लिक की नीड
जो हमने एग्जैक्ट नीड जो है अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और उसको जो है सर्विस कर दें. सो फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नोटिस किया कोचिंग इंडस्ट्री में अगर किसी में बोलने की क्षमता है तो कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, बिकॉज वहां पे आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो जीरो है. सर समझेंगे, मतलब ये टर्म जनरली बिजनेसमैन ज्यादा यूज करते हैं कि भाई आपने ये फोन बना के बेचना है तो आपको फोन बनाने की कॉस्ट आती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट आती है, कैरी की कॉस्ट आती है, बहुत कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वेस्टेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रेकेजेस है, बहुत कुछ सारी चीजें, और फिर आप रेवेन्यू बनाते हो उसमें से. तो ये अपने आप में एक बहुत टीडियस और मुश्किल काम है, और अंत में बचता ही वो 4-5% मार्जिन है. मतलब एंड अगर आप अच्छे भी होगे तो प्रॉफिट में 4-5-7% मार्जिन ही बचता है. पर अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें आपका कॉग्स जीरो हो जाए, यानी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीरो हो जाए, तो वो बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री. और वो मुझे लगता है कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो मैं कोच को जानता हूँ. या कोचिंग या सर्विसेज इंडस्ट्री हो गई. हाँ, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हो या किसी प्रकार की कोचिंग कर रहे हो, तो वो एक क्विक रेवेन्यू जनरेटिंग एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेसेस है. तो एक कोच है, बिजनेस कोच है काफी बड़े, ही डज राउंड अबाउट पर्सन, एक ही आदमी है, मतलब वो खुद ही है, और मेरे हिसाब से उनकी टीम में मुश्किल से 10-12 लोग होंगे. तो उनका रेवेन्यू जो था, मतलब इस साल का अभी तक नहीं देखा मैंने, पिछले साल का जो रिपोर्टेड रेवेन्यू था वो 89 करोड़ के आसपास था. 89 करोड़ कोर्सेज बेच के, और उनका प्रॉफिट 81 करोड़ था बिफोर टैक्स, मतलब ऑब्वियसली टैक्स देना बचा है. तो 89 करोड़ में से 81 करोड़ प्रॉफिट था. सिर्फ 8 करोड़ के सारे खर्चे थे पूरे बिजनेस को चलाने के, जिसमें उनका खुद की सैलरी आ गई, गाड़ी घोड़ा आ गया, ऑफिस का रेंट आ गया, बच्चों की सैलरी आ गई, सब आ गया, मार्केटिंग भी आ गई. 8 करोड़ रुपए में उन्होंने 90 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू निकाला, मतलब 81 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाल लिया. तो ये आप सोचो सर, 81 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ट्रेडिंग बिजनेस में निकालने में या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस निकालने में एटलीस्ट आपको 700-800 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि 10% से ऊपर का मार्जिन नहीं है इन बिजनेसेस में. तो ये जो कर पाए वो कर पाए क्योंकि उन्होंने कोचिंग है, क्योंकि उनका कॉग्स जीरो है. तो इस तरह के जो बिजनेसेस है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं अपने कैपिटल पे. मुझे लग रहा है मैं समझ पा रहा हूँ. आपने जब अपनी इनिशियल जर्नी स्टार्ट करी तब आप बहुत ज़्यादा जॉब हॉपिंग करते थे, तो मुझे संभव मैंने ये सुना है कि अगर कोई ज़्यादा जॉब हॉपिंग करता है तो उसकी एक नेगेटिविटी भी, मतलब उसकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है कि भाई ही इज़ नॉट स्टेबल इन अ कंपनी एंड ही इज स्विचिंग ओवर टू वन और अदर, मे बी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो. तो इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? इज इट गुड टू डू अ जॉब हॉपिंग और नॉट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब हॉपिंग को साइड में रखते हैं. आपका लाइफ में गोल क्या है? मेरा लाइफ में गोल था शुरू में पैसा बनाना, एक्टिव इनकम बनाना. ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया मेरी एक एक्स सैलरी लगी तो मेरे को किसी ने बुलाया, इंटरव्यू किया, उसने मेरे को 1.5x दे दी. तो ऐसा नहीं था कि मैंने बाय बाय बोल दिया, मैंने जाके वापस रोल बैक किया अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को कि भाई आप मेरे को क्या इतना हाइक दे सकते हो? तो नहीं दे सकते, तो मेरे पास तो वही टाइम है ना बेचने को. मैं तो टाइम सोल्ड, मतलब आई एम सेलिंग माई टाइम. तो अगर आप अपेक्षा कर रहे हो कि मतलब मैं सेम काम टाइम पे सेम वो कर लूंगा, पैसे पे काम कर लूंगा, फिर तो वो एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई. अच्छा, आप ये कह सकते हो मैं 50 नहीं दूंगा, मैं 35 दे दूंगा, 40 दे दूंगा, पर वो नहीं देना चाहते थे. तो मेरे लिए फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो यही थी कि मैं शिफ्ट मार लूं, जंप कर लूं आगे. स्मार्ट मूव. तो ये अच्छा, मनी टुडे इज बेटर देन मनी टुमारो. एनपीवी भी तो है ना कुछ चीज, नेट प्रेजेंट वैल्यू. अब फाइनेंस में सीखा था तो समझ लिया कि पहले पैसे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा फायदा होगा जिंदगी में. और उसका फायदा भी हुआ, मैंने सही जगहों पे इन्वेस्ट किया, रिटर्न्स बना लिए उससे. मैंने देखिए, मुद्दा ये है कि आप अगर अपनी एक्टिव इनकम, आज टेक्नोलॉजी वाले बच्चे जो थे पीछे, जब कोविड की वेव आई, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, तो 3 लाख के बंदे को 12-12 लाख की तनख्वाह लग रही थी. 3 लाख का बंदा जो एग्जिस्टिंग कोडर है, उसको ये स्टार्टअप्स ऑफर कर रहे थे कि 12 लाख कर लो और अगर आप 15 दिन में ज्वाइन करोगे तो 15 लाख दे देंगे साल का. 5x कर रहे थे सैलरी. तो व्हाई नॉट? आज मौका है बेचारे के पास, क्योंकि अब वापस वो 3 लाख पे आ गया है. पर जो स्मार्ट बंदा था उसने वो 3-4 साल में अपना पैसा तो बना लिया ना, एटलीस्ट एक बेसिक वेल्थ जनरेट कर ली. अब वापस बेचारे को 6-7 लाख पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मार्केट स्टार्टअप्स की बहुत खराब हो गई, बहुत इशू हो गया. तो मैन पावर पे सबसे पहले काज गिरी है. अब इस टाइम पे वो स्मार्ट कौन होगा जो वापस 7 लाख पे आ जाएगा? जो अटक गया, नहीं जी मेरी तो 15-20 होनी चाहिए थी, एंटाइटल्ड हो गया, मैं 20 से नीचे नहीं जा सकता, मैं कैसे जाऊंगा, वो मरेगा. पर आज जो अपने आप को अडेप्ट करेगा, चल यार अपन ने मस्ती कर ली, अपन ने पैसे बना लिए, इस टाइम पे 5 साल में अपन ने जम के छाप लिया, 10 साल का छाप लिया, अब थोड़ा 2 कदम पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट ऐसी है, चलो जी चलते हैं, कोई चक्कर नहीं है.
संजय जी, अभी आपने मुझे ये बताया कि एक बंदा है, उसकी कोविड में 3 लाख से सैलरी 15 लाख हो गई, एंड अगेन नाउ ही हैज़ टू वर्क फॉर 6 लाख। आप ये कि आप अपनी जितने भी मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आप उसमें स्पेशली बजटिंग मेंशन करते हैं, राइट? कि भाई आप अपनी बजटिंग कीजिए और उस अकॉर्डिंग काम कीजिए। फॉर अ सर्विस क्लास पर्सन बजटिंग इज़ लाइक बजटिंग कैन बी डन, बट जैसे बिजनेस क्लास है, जैसे मैं अभी दीपक को ही लेती हूँ, तो जिस महीने इनकम होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और जिस महीने नहीं होती थी उस महीने हम वेले बैठे होते थे। तो बिजनेस क्लास बजटिंग कैसे करें? सर्विस क्लास का तो समझ आ गया, बट बिजनेस क्लास कैसे करें बजटिंग? क्योंकि एक लेवल पर आप आके आप अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, एंड इट्स नॉट ईजी फॉर द फैमिली टू ब्रिंग देम डाउन। तो हाउ टू लाइक मैनेज द होल थिंग? तो देखिए, बजटिंग कोई भी कर सकता है, रादर सबको करनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि रिलायंस भी आज बजटिंग करता ही है, नहीं तो उनके यहाँ भी खर्चे, अगर उन्होंने 5,000 करोड़ भी डाले हैं तो बहुत क्लियरली पता होगा उनको कि वो 5,000 करोड़ जा कहाँ रहे हैं, कितने घड़ियों में जाने वाले हैं, कितने सेटअप बनाने में जाने वाले हैं, कितने लेकिन अगर उनके चार्टर में जाने वाले 1,000 करोड़ चले जाएंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ना। ये हमारी मानसिकता, उनकी नहीं है। मैं उन मतलब मेरे को ऐसा लगता है जितने बड़े लोग होते हैं वो बड़े हैं, तो देयर इज सम रीजन फॉर दैम। यस, मतलब उन्होंने जिंदगी में कुछ हम लोगों से ज्यादा किया है जो वो वहां पहुंच गए हैं, ज्यादा और अलग, राइट? तो पहली चीज हमें लगता है कि उन्होंने एपी की घड़ी जो हमें दिख रही है 5 करोड़ की, वो 5 की खरीदी होगी, हो सकता है उसने 10 खरीदी है तो वो बॉम्ब लगा के 1.5 करोड़ की ही लाया हो। सही कह रहे हो, ये तो हमें लग रहा है जी, हम तो एमआरपी पे जा रहे हैं। जो मैं इसकी एक आपको बताता हूं सर, मेरे पास एक बार मैं खरीद रहा था, तो वो सेल्समैन आया, उसने कहा सर अभी मैं अगर आपको 2 लाख का डिस्काउंट दे जाऊंगा, सो यू विल एक्सेप्ट दैट। अब मैंने वही चीज एक कॉर्पोरेट को बेची जिसपे मैंने पूरे पैसे लिए, वही चीज मैंने आपको बेची। अब हमारा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है। कल आप गए गाड़ी रिपेयर कराने, मैंने आपको बोला ये लाइट टूट गई है सर, इस लाइट की कीमत 75,000 है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मेरे सिस्टम में आ गया कि हमने इन्हें पहले 20% 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, सो दे विल चार्ज मी मोर फॉर द सेम लाइट, जो कि एक कॉर्पोरेट को वो 20% या 15% उस वक्त डिस्काउंट दे देंगे। तो मुझे उसने 2 लाख अगर 3 लाख डिस्काउंट दिया तो मेरी सर्विस कॉस्ट, जो कि मैं 3 साल तक तो उससे बंदा ही रहूंगा, तो क्योंकि वहां वो वसूल लेगा, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है। ठीक है, अब उसने मेरे को ये बड़ा सीधा एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं गाजियाबाद रहता हूँ और मैं गाजियाबाद के पास बड़े बड़े 3-4 कंपनी हैं, मैं नाम शायद ना लूं, लेकिन वो सारे में ही घूमने वाले हैं। तो उन्होंने कहा सर हम उसे जो आप कह रहे हो 60 लाख वाली गाड़ी में आपको 50 में तो दे जाऊंगा, लेकिन ये 10 लाख कंपनी आपसे 3 बार वसूल लेगी, आगे वसूल लेगी। वो भी ROI पे वर्क कर रहे हैं। So they are also working on a system where Yes. they are working on ROIs. Yes, no doubt. तो बजटिंग तो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हो, आप इनकम की बात कर रहे हैं, मैं इनकम बजटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपेंस बजटिंग की बात कर रहा हूँ। देख, तो एक्सपेंस बजटिंग जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है। आज जैसे आप सुबह बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि आप एक पर्टिकुलर लेट से शूट्स करते हैं, या उसकी एक कॉस्ट आती है, एक सेटअप की कॉस्ट आती है, तो अब आपके पास डिसीजन होता है कि मैं अब आउटसोर्स करूं या वो करूं, क्या कहते हैं इसको, खुद से करूं। ये आप कब ले सकोगे? जब आप अपने बजट को क्लियरली जानते होगे कि यार मैं तो महीने का मेरा रेकरिंग X lakhs जा रहा है सिर्फ इस काम के लिए, क्या मैं एक स्टूडियो बना लूं अपना? तो जब आप कॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अगर हम अपने नंबर्स को लेके कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, नहीं तो हम वही फ्लो में चलते रहेंगे, वैसे वही चलते। मैं एक बार बताता हूं, मैंने एक कंपनी जहां मैं फाइनेंस में सीनियर रिसोर्स था, तो वहां हमने एक एनालिसिस करी कि क्या वेस्टेज खर्चे हो रहे हैं। तो हमने देखा, आप बिलीव नहीं करोगे मैम, 1.5 लाख रुपए महीने के न्यूज़पेपर और न्यूज़लेटर्स आ रहे थे। अब आ रहे थे, किसी एचओडी ने बोला मेरे को ये 2 चीजें चाहिए, किसी एचओडी ने बोला मेरे को ये 3 चीजें चाहिए, ये किसी ने बोला ये ऐसा चाहिए, किसी ने बोला ये ऐसा चाहिए, सब अपने अपने चौड़ में मांग रहे, दे दिया भाई, कंपनी मना नहीं करती एचओडी को। देखा 1.5 लाख रुपए महीना जा रहा है। जैसे आपको कॉन्शियसनेस आएगी वो 1.5 लाख रुपए महीना जा रहा है, हमने देखा कौन कौन सी जरूरत है, एचओडी से बात करी, ये करी, सेंट्रलाइज कर दिया कुछ चीजों को, कुछ का लॉन्ग परचेस कर दिया। अब हमने उस बजट को सीधा 1.5 लाख से कर दिया 40,000 रुपए। तो आप 1,10,000 बचा पाए। क्यों बचा पाए? क्योंकि आपने ये समझा कि आपका 1.5 लाख रुपए इस चीज पे जा रहा था। आपने एक तरह से 1 या 2 एम्प्लॉय की उसमें कॉस्ट सैलरी, हाँ, मैंने सैलरी फ्री कर दी। बताओ, आप जो 1.5 लाख रुपए के न्यूज़पेपर आ रहे हैं, न्यूज़लेटर्स आ रहे हैं, मैगजीन्स आ रही हैं, ये सब आ रही हैं डिजिटल जमाने में,
तो ठीक है जी, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया। कैसे किया? बाय नोइंग वेयर वी वर। तो बजटिंग एज अ प्रोसेस मैम आपको ये बता देता है कि आप अभी कहां खड़े हो और कहां पे आप चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। इनकम जो है वो तो अलग चीज है कि भाई आज कम हो गई कल ज्यादा हो गई, ये बिजनेसमैन की लाइफ में फ्लक्चुएट रहेगा। इसको कैसे ओवरकम करना है? इसको इमरजेंसी फंड से ओवरकम करना है। बिजनेसमैन है तो मिनिमम मुझे लगता है 12 महीने की कॉस्ट उसके पास कहीं ना कहीं एफडी में पड़ी होनी चाहिए, कि उसको ये दिन ना देखना पड़ जाए कि भाई मेरे को अपना लेवल नीचे कर रहा है, क्योंकि 12 महीने एक सफिशिएंट रनवे होता है अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने आप को रीसेट करने का, कहीं ऊपर नीचे चोट लग गई है तो। एक्चुअली क्या है, इंडियन बिजनेसमैन मैम अपने पर्सनल को और बिजनेस को अलग नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, रेवेन्यू से ही अपनी सैलरी निकाल लेते हैं, रेवेन्यू को अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, अपने आप को अलग से बजट नहीं करते, अपनी लाइफ को अलग से इन्वेस्टेड नहीं रखते, वो ना बिजनेस में ही समा जाते हैं। और अगर बिजनेस बैठ गया तो फिर वो बिजनेस के साथ ही नीचे चले जाते हैं, फिर उनका पर्सनल प्रोटेक्शन कुछ नहीं होता। तो एक बिजनेसमैन को अपना पर्सनल लाइफ अलग रखना चाहिए, अपनी तनख्वाह विड्रॉ करे, उसमें से लेजिटिमेट तनख्वाह विड्रॉ करे, लेजिटिमेट बजटिंग करे, लेजिटिमेट अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करे, अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करे। अभी मेरे पास एक बिजनेसमैन आए थे कंसल्टिंग के लिए, तो उनका भी यही था, उनको पता ही नहीं है कि कहां से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। अच्छी खासी कंपनी 150 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, पर ये नहीं पता कि जी पर्सनल में क्या चल रहा है, पर्सनल का कुछ पता नहीं है। उन्हें जब मन करता है ले लेते हैं पैसा, जब मन वापस कंपनी को जरूरत होती है दे देते हैं। मतलब ये क्या तरीका है भाई? तनख्वाह बांध दो अपनी, ज्यादा बांध सकते हो, 5 लाख रुपए महीना बांध दो, पर बांधो तो सही, कुछ तो तनख्वाह बांधो अपनी। तो ये सारी चीजें एक व्यापारी जब करता है तो वो अपने आप को बिजनेस को, फिर वो स्ट्रेस फ्री काम कर सकता है ना। आपको पहला काम है अपना स्ट्रेस हटाना है। तो स्ट्रेस कैसे हटाओगे? अपने आप को सिक्योर करके। एरोप्लेन में क्या बोलते हैं, पहले अपना पहनो फिर बगल वाले को पहनो। पहले थोड़ी बोलते बगल वाले को पहनो, तो पहले अपना पहनोगे तो बगल वाले को पहनाओगे। तो बहुत क्लियरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग करो, अपने बजट्स को अलग करो, अपनी तनख्वाह को अलग करो, रनवेज बनाओ, अपने पर्सनल रनवे बनाओ, बिजनेस का भी रनवे बनाओ। बिजनेस के पास भी 12 महीने का पैसा होना चाहिए तनख्वाहें देने के लिए, अपने पास भी 12 महीने का पैसा होना चाहिए अपने घर के खर्चे निकालने के लिए। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है कि बजटिंग आपको एक पावर देता है, पावर टू स्लीप इजी, पावर टू बी कंफर्टेबल। मैं ये नहीं कह रहा 25,000 कमाते हो, 2.5 लाख कमाते हो, 25 लाख कमाते हो, सबके लिए रूल सेम है। मैम एक बंदा है मेरे पास, वो कहता है मेरे को ना, यंग लड़का था, तो बोलता है मेरे को सर पैसे ही नहीं होते, मेरे को ना ट्रैवल करना होता है, मेरे पास पैसे नहीं होते। मैंने उसका बजट देखा, उसकी 1,500 रुपए महीने की सब्सक्रिप्शंस थी, Amazon की, नेटफ्लिक्स की, सोनी लिव की, ये सब चीजों की 1,500 रुपए महीने की। मतलब क्यों है भाई 1,500 इंटू 12 18,000 होता है। मतलब तू 18,000 रुपए में ऋषिकेश नहीं जा पाएगा, या फिर तू हरिद्वार नहीं जा पाएगा, या फिर तू नैनीताल नहीं जा पाएगा क्या? और जा पाऊंगा। मतलब तेरे पास तेरा पैसा है, तुम बेसुध हो, तुम्हें पता नहीं पैसा जा कहाँ रहा है, यू आर अनकॉन्शियस। ये आजकल आई थिंक जो जितने ये जेनजीज हैं सबकी प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल। जैसे हमारे पेरेंट्स और या हम लोग फिर भी बजट करके चलते थे, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है, क्योंकि इनके पेरेंट्स वेल सेटल्ड हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता छोटे मोटे पैसे इधर उधर खर्च हो रहे हैं, बट दे शुड नो दैट कि आप अपने एक्सपेंसेस कहाँ कर रहे हो। एटलीस्ट एक बजटिंग होनी चाहिए। यू शुड नो वेयर योर मनी इज गोइंग भाई। एग्जैक्टली। अगर आप मनी को लेके इतने वो कि मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना, तो जा कर है वो भी तो देख लो। संजय जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया आपका, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस, देन विल वाइंड अप दिस टॉक। पहला, आप किराए के घर में क्यों रहते हो व्हेन यू कैन अफोर्ड ए गुड बंगलो? दूसरा सवाल कि एज आई कैन सी यू आर फुल ऑफ ज़ील एंड एनर्जी, पूरा आपके अंदर एक एनर्जी हर वक्त ही देखी है मैंने, जब भी मैं आपसे मिला हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे बात करने का। तो हाउ यू कीप योरसेल्फ सो फुल ऑफ एनर्जी? 1, अगर कोई ट्रेडर डिप्रेशन में है लॉस की वजह से, या कमाई ना कर पाने की वजह से, या आज उसने रात को गिफ्ट निफ्टी देख ली, वो 150 पॉइंट गिरी हुई है, तो उन सब चीज़ों से कैसे पार पाया जा सकता है, या कैसे हम इससे निकल सकते हैं? बस ये क्विक क्वेश्चन आप बताओ मुझे, ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले और फिर हम इसे वाइंड अप करें। तो सर 3 चीजें आपने पूछी। सबसे पहले आपने पूछा मैं रेंट के घर पे क्यों रहता हूँ। सर रेंट के घर पे मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे कैपिटल से ज्यादा रिटर्न्स बनाने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अपने कैपिटल से अगर आज 15, 18, 20, 25% रिटर्न बनाता हूँ, तो घर मुझे 2% पे मिलता है, यानी कि 2% किराए पे मुझे घर मिल जाता है। और ऐसे कोई नहीं है कि मेरे को वो 11 महीने बाद बाहर फेंक देगा, ये कर देगा। मैं इस घर में 2 साल से रहता हूँ, 2 साल का रिन्यूअल और कर दिया है, शांति से रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। महीने का एक चेक जाता है और मेरा जितना रेंट है उससे 4 गुना ज्यादा उसकी EMI होती, तो मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है इट इज अवेलेबल फॉर मी टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा दो जरा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 4 करोड़ के घर में रहता हूं तो उसका भाड़ा है 70,000 रुपए महीना, तो 70 इंटू 12 हो गया 8,40,000, यानी 2% से थोड़ा सा ज्यादा। अब उसमें कोई भी काम निकल आता है, कोई लाइट टूट जाती है, कोई दरवाजा खराब हो जाता है, कोई टूटी खराब हो जाती है, मेरे पैसे नहीं लगते, ओनर के पैसे लगते हैं, क्योंकि घर तो मेरा है ही नहीं।
ठीक है, तो ये मेरी बचत होती है। अब यही मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी 0 है। अब यही जो है, मैं अगर 4 करोड़ का घर खरीदता तो मेरी 3.25 लाख की EMI होती। मैं अपने पैसे को भी मानता हूं कि उसी कीमत का है जितना पे लोन मिल रहा है, तो 3-3.25 लाख की मेरी EMI होती। अब 3.25 लाख में से 70,000 के मेरे पास 2.5 लाख रुपए बच गए। अब ये 2.5 लाख अगर मैं SIP करता हूं और ये 20 साल के लिए FD के लिए करता हूं, तो वो 2.5 लाख रुपए मेरे जो है 20 साल बाद करीबन 25-30 करोड़ हो जाएंगे। जबकि घर इतने का, जब घर 4 का 7 हो जाएगा, अच्छा हो भी गया 7-8 का, तो मैं कौन सा बेच सकता हूं? मुझे अक्खा बेचना, मतलब फुल बेचना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बेच सकता मैं इसको, बेडरूम अलग करके ये सब करके नहीं बेच पाऊंगा। तो मेरे लिए ये जो है एक कॉर्पस क्रिएट करता है विच इज फार मोर लिक्विड, फार मोर रिटर्न जनरेटिंग देन अ हाउस। और हाउस की वजह से मैं अटक जाता हूं। आज मैं दिल्ली में हूं, कल मेरे को दुबई में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि संजय जी आओ, यहाँ पे आपको महीने का हम 20 लाख 30 लाख रुपए देंगे, आप ऐसे करो वैसे करो। 1 मिनट में बोरिया बिस्तरा उठाऊंगा, निकल जाऊंगा। अगर मेरा घर होता तो मैं बेचना है, ब्रोकर को बुलाओ, अच्छा ब्रोकर को पता चल जाएगा ये बाहर जा रहा है, चलो डिस्ट्रेस में खरीदते हैं, 4 करोड़ की चीज को 3.25 करोड़ में खरीदते हैं। ये सब कौन झंझट झेलेगा जिंदगी के? तो दैट इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। आई एम यंग, आई एम 40 years old, तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक 20 साल का टाइम है जिसमें मैं थोड़ा अभी मूव कर सकता हूं, इधर उधर जा सकता हूं, तो मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूं विदाउट एनी लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने मुझसे पूछा कि मैं एनर्जी कैसे मेंटेन करता हूं। देखिए सर, मैं एनर्जी इसलिए मेंटेन करता हूं क्योंकि मैं ट्रैवल लाइट करता हूं। ट्रैवल लाइट का मतलब होता है मेरे पे कोई बैगेज नहीं है, मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं हूं। क्योंकि स्ट्रेस 2 कारणों से होता है। आप कुछ ऐसी चीज चेंज करना चाहते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप एक ऐसी चीज नहीं कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में। ये 2 ही कारण से स्ट्रेस होता है और कोई कारण नहीं है स्ट्रेस होने का। तो मेरे को किसी ने पूछा कि क्या एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या करें उसके लिए? मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को फाइनेंस मैं पढ़ा देता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो भाई मैं थोड़ी जाके एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकता हूं जो पिछले 50-70 साल से चल रहा है। आई हैव नो राइट्स, आई हैव नो दिस टू डू इट, मतलब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उसको करने के। पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने बेटे को फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकता हूं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे लोगों को सिखा सकता हूं, तो कुछ लोग सुन लेंगे तो सीख लेंगे। तो मैं जो कर सकता हूं मैं अपना करता हूं, तो मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। दूसरा, मैं बहुत पैशनेट टीचर हूं। मुझे एक्चुअली लोगों की लाइफ में डेल्टा लाना है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मैंने वो परेशानियां देखी अपनी आंखों से। मैंने लोगों को, लाखों रुपए की तनख्वाह के लोगों को महीने के 15 दिन बाद खाली टन गोपाल देखा है। लाखों रुपए में, जिनके 5-6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, 15-20 तारीख आते आते ठन गोपाल हो जाते हैं। तो मैं ऐसी चाहता हूं कि कुछ लोग, चाहे मैं जब जाऊं यहां से संसार से, तो लोग, कुछ लोग बोले यार ये आदमी की वजह से मैंने अपनी फाइनेंशियल जिंदगी ठीक कर ली थी, इसको सुना था कि फाइनेंशियल जिंदगी ठीक हो गई। तो ये मेरे को एक एनर्जी देता है, ये मेरा पैशन था, हमेशा से था, तो वो मैं उसको फॉलो करता हूं, तो इसलिए एनर्जी हमेशा एक हाई रहती है मेरी। तीसरा क्वेश्चन आपका दीपक सर था, ये था कि कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग मतलब ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते। देखिए, जब तक आप मार्केट से बहस करोगे, जब तक आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट के रूल, जैसे मैंने क्या कहा कि आप महीने भर में रोज आप बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपको 80% समय घर में दाल चावल खाना है, रोटी सब्जी खानी है। आपकी इन्वेस्टमेंट का 80-90% जब तक आप ऐसी जगहों पर नहीं डालते जो लॉन्ग टर्म ग्रो कर रहा है, और मस्ती कैपिटल 10, जैसे मैं मस्ती कैपिटल कहता हूं, ये 10-20% की मस्ती कैपिटल रखोगे तो वो खत्म भी हो गई तो आपको कोई दुख नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, लोग लेवरेज लेके, उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, ट्रेड कर रहे हैं। आपको यह समझना है, उधार में आपको हर महीने ब्याज देना है। अगर आप उधार से SIP भी करते हो ना, तो SIP हो सकता है कल को क्रैश कर जाए तो 10-15% नीचे आ जाए, क्योंकि SIP आपको पैसे देती है 7-8 साल की अवधि में। 7 साल तक आप SIP से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हो गया वो भगवान की कृपा है, पर आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे कि आपको पैसा देगी। अब आपको ब्याज तो हर महीने देना है, आपने ब्याज पे पैसा उठा लिया और आप SIP कर रहे हो। उससे भी खराब आप ब्याज पे पैसा उठा के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो। उससे भी खराब आप क्रिप्टो कर रहे हो, कलर ट्रेडिंग कर रहे हो। ये क्या होता है सर, मेरे को पता ही नहीं है, मैंने रीलों में देखी कलर ट्रेडिंग। बहुत बुरा हाल है। निर्मला सीतारमण जी FNO को रोकने की कोशिश कर रही हो, तो फिर भी लेजिटिमेट चीज है। कोई नीचे अंडरलाइंग है, बैंक निफ्टी है, रिलायंस है, TCS है, क्रूड है। होता क्या है सर, बेसिकली एक ऐप है, आप गेस करते हो कि कौन अगला शॉट करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, उस पर आप सट्टा लगा रहे हो। वो कोई कैसे गेस कर सकता है? मैम, वो 10 करोड़ लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, जितने डीमैट नहीं उतने लोग कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आपको मानसिकता दिखाता है देश का, कि उनको ओवरनाइट, क्योंकि वो 1:10 का रेशियो, रिवॉर्ड रेशियो है। अब ऐप किसी और की है तो ऐप के, मतलब आप जानते हो कसिनो ऑलवेज विंस, ये रूल है गेम का। उसके पास तो सारा रिकॉर्ड आ ही रहा है, किसने उसको दिख रहा है कि भाई इतने लोगों ने ऑड्स लगाए, अब कलर ये डालना ही नहीं, दूसरे वाला डालना है। वो तो पीछे अलगो काम कर रहा है, उसके लिए तो एक कोड है। आपके यहां जिंदगी की कमाई ऊपर नीचे हो गई। मैं कहता हूं, आप जब IPL पे सट्टा करते हो या फिर टीम बनाते हो,
तो भी कुछ लॉजिक होता है यार, ठीक है रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा चल रहा है, कोहली का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा, इसका ठीक चल रहा है, ये अच्छा बॉलर है, बुमराह मस्त है, तो उस हिसाब से आप टीम बनाते हो, कुछ एक साइंस होती है उसके पीछे। तो ये कलर ट्रेडिंग कैसे मतलब आप कर सकते हो? अच्छा, अब उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हो, स्ट्रेस आएगा, आपको थप्पड़ पड़ना चाहिए किसी से, जैसे आपने बोला आपके फादर ने आपको डांटा या फिर आपको वैसे किया, लिटरली थप्पड़ पड़ा था, तो आपका माइंड हिल गया ना, उसके बाद नहीं किया ना आपने, उसके बाद MCX तो नहीं किसी किया। को थप्पड़ मारना चाहिए सर। देखो आपको याद एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, वो मिल्खा सिंह की, एक सीन था, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां वो हार गया था क्योंकि वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था, अपना फोकस हटा दिया था। वो कहां गया, वो बाथरूम में गया और उसने अपने आप को जड़ जड़ के थप्पड़ मारे थे, आपको सीन याद होगा, बहुत इमोशनल सीन था, वो अपने आप को मार रहा था बिकॉज ही हैड दैट केपेबिलिटी टू कोच हिमसेल्फ कि भाई गलती हुई है मुझसे और आगे ना हो, इसलिए मैं अपने आप को मार देता हूं। आपको झंझोड़ना पड़ता है अपनी बॉडी को कि भाई कम बैक, रियलाइज कि तुमने मिस्टेक करी, तुम्हारा गोल था ओलंपिक जीतना और तुम यहां लड़की के चक्कर में पड़ गए, आके गोरी मेम के चक्कर में। तो आप अगर आज कलर ट्रेडिंग कर रहे हो और उसमें हार रहे हो और उसके बाद स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप में अगर क्षमता है तो आप अपने आप को थप्पड़ मार लो या किसी और को बोलो कि मार दे, तो शायद आपका कोई उद्धार हो जाएगा, आप ये बेवकूफी आगे से नहीं करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन और, आपने बताया SIP करनी चाहिए, मतलब आजकल सब लोग ही कह रहे हैं ऑलमोस्ट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, SIP करो, द डे यू स्टार्ट अर्निंग कुछ भी डालो लेकिन डालो जी। SWP करने की क्या एग्जैक्ट एज है? देखिए SWP बहुत, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आई हैव बीन एवर आस्क्ड इन एनी पॉडकास्ट। मतलब मेरे माइंड में ना बहुत टाइम से चल रहा है कि मान लीजिए आई एम भाई हमने तो देखो हम आ गए 48 पे, हाँ। हमने आज तक SIP मैं नहीं की। 48 नहीं हूँ, मैं पहले बता अरे मैं आई एम टॉकिंग, आपने हम बोल दिया था ना, चलो। तो मैम ने ऑफेंस ले लिया यार, टॉक फॉर योरसेल्फ। तो अब मैं यहाँ सिप शुरू करूं या जो फंड है उसको डाल के SWP शुरू करूं, मेरे लिए क्या है हमारे लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी चीजें होती है ना एज और ये सब पे नहीं है, ये गोल बेस्ड होती हैं। दीपक जी आपको लगता है मुझे 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख का कॉर्पस चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, तो आप रिवर्स वर्किंग करके उस हिसाब से आज की SIP चालू करोगे। 50 लाख किस पर्पस के लिए चाहिए? मेरे को 10 साल बाद अपनी डॉटर के लिए फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी मैरिज करनी है या बेटे को कहीं बाहर जाके पढ़ाना है, तो आपने गोल रख लिया उसके लिए। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जितनी SIPs होती हैं वो लाइफ गोल्स के अराउंड होती हैं कि आपका एक लाइफ का गोल था और आपने उसको अचीव किया। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं मैम कि SWP कब करनी चाहिए? जब ये गोल अचीव हो जाए तो आपके पास 2 तरीका है वो पैसा निकालने का। वो है कि एक तो लमसम निकाल लिया, अब जैसे मैंने बेटे के लिए एक SIP करी हुई है कि वो 18 साल का होगा तो वो SIP 1 करोड़ रुपए के आसपास, 1 या 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 20,000 रुपए महीने में डाल रहा हूं 9 साल से, तो वो होपफुली उस टाइम तक 1.5 करोड़ रुपए की SIP हो जानी चाहिए। अब वो 1.5 करोड़ किस लिए? उसके पढ़ाई के लिए ईयर मार्क्ड है। आज वो 10 साल का है, 8 साल और नॉर्मल पढ़ाई करेगा, फिर हो सकता है उसको हार्वर्ड जाने को मन कर जाए, तो उसके लिए मैंने वो 1.5 करोड़ का एक कॉर्पस के लिए एक SIP चालू रखी है। तो उस गोल के लिए वो कि भाई उस दिन का गोल है, उस दिन उसको 1.5 करोड़ में 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। तो उस दिन या तो मैं लमसम निकाल लूंगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है, या मैं कहूंगा चलो अब गोल अचीव हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं, अब इससे ज्यादा डालना नहीं है, अब आप रिवर्स कर दो, अब उसके बाद अपनी पेंशन क्रिएट कर लो उसमें से। अब जैसे मैं मानती हूँ कि another से 5 years more down the line 55 के हो गए, 55 पर अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए है तो SW करके मैं कितना मंथली विड्रॉ कर सकती हूँ और कितनी अमाउंट मेरे पास और 10 साल बाद बच जाएगी या क्या रहेगा? क्या देखिए 2 करोड़ अगर आपके पास का कॉर्पस है, कोई भी एज पे, मैं कहता हूँ 50-50 जो भी कहते हैं, आप उसमें से अगर आप 12% का रिटर्न्स अज्यूम करें बट कि ये कॉर्पस 12% पे कंपाउंड करता रहेगा, तो आप अगले 20 साल इसमें से 2 लाख रुपए महीना निकाल सकते हैं। 2 करोड़ में से 2 लाख करोड़ में रुपए से 2 लाख रुपए महीना आप आराम से निकाल सकते हैं, फिर भी कॉर्पस खत्म नहीं होगा। पर आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैं 2 लाख नहीं निकालती, मैं 1.5 लाख निकालती हूँ, मैं 50,000 कम निकालती हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, मैं 1.5 लाख में मेरा काम हो रहा है। तो ये 2 करोड़ 20 साल बाद जाके आपके पास 7 करोड़ रुपए बचे होंगे निकालने के बाद। आप 3 करोड़ 60 लाख निकाल चुके होंगे और आपके पास फिर भी 7 करोड़ रुपीस बचे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैम, लाइव मेरा एक SIP था, मैंने 2 करोड़ रुपए पे 15 मतलब 10-12% से यानी कि 12% 24 लाख रुपए आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 1.5 लाख, तो 18 लाख बढ़ रहा है। तो आपने 6 लाख की SIP कर दी ना, 6 लाख की आपकी SIP हो गई है, 50,000 रुपए की एडिशनल SIP हो गई है। अब मैंने एक आपको फंड बताता हूं, मेरे पास एक फंड था जो मैंने स्टार्ट किया था 2018 सितंबर में। मैंने उसमें 30,000 पर मंथ डालना चालू किया था और आज वो फंड का वैल्यू मैंने डाला होगा शायद 25-1 लाख रुपए और आज वो हो गया है 76 लाख रुपीस। ठीक है, 4 साल तक उसके रिटर्न 0 थे, 4 साल तक इट वाज 0। कोविड में हाँ, कोविड में -25 हो गया,
-25%, -25%, फिर उसने रिबाउंड किया, पर मैंने SIP बंद नहीं करी, मेरा SIP चलता रहा। अब वो 76 लाख का वैल्यू है। अगर आज मैं ये डिसाइड कर लूं कि मैं इसको बंद करता हूं और इसमें से 60, उसका IRR जिसे हम कहते हैं 24% चल रहा है, मैं ये इसमें से 60,000 पर मंथ विड्रॉ करूंगा और बचे हुए का IRR 14% आता है, 10% कम कर दिया मैंने। तो 30 साल बाद मैं 30 साल तक उसमें से 60,000 रुपए महीना खा सकता हूं, यानी कि जो हो जाता है 2,16,00,000 रुपए मैं निकाल लूंगा। 76 लाख में से 2,16,00,000 निकाल लूंगा और 30 साल बाद 16 करोड़ रुपए बचे होंगे, अगर यही रिटर्न रही तो 14%, 14 ओनली 14%। बट दिस इज वेरी गुड। अगर मैम अब ये बात है ना, आपने पूछा ना स्ट्रेस क्यों नहीं है, एनर्जी, मेरे को पता ही है मेरे साथ होने वाला है। मेरे पास इसी तरीके का कॉर्पस डेवलप हो रहा है कि जिसको मुझे पता है मैं अगले 40 साल भी खा सकता हूं और फिर भी खत्म नहीं होगा। मैं अपने बेटे को कुछ देके जाऊंगा अगर मैं अज्यूमिंग 80 तक जीता हूं। फिर तो आपका घर ना लेना तो बहुत जस्टिफाइड है, Logical. क्योंकि अगर मान लीजिए 4 करोड़ रुपया है और आप 40 हैं, आई एज्यूम एक हमारी लाइफ, मैं कहती हूँ 70 to 80 मैक्सिमम, 80 मान लें, 40 साल के लिए आप अपने एक्सपेंसेस तो आपने अल्टीमेटली उसको वो कर ही लिए मैनेज। प्रिसाइसली। अब मुझसे लोग पूछते हैं आपका रनवे क्या, मतलब लाइफ का, भाई मेरी जिंदगी, और मेरा बेटा अगर पैसे को अब्यूज ना करे तो मेरे उसकी भी जिंदगी निकल जाएगी इस पैसे से। जब लोग मुझे पूछते हैं आपको स्ट्रेस क्यों नहीं होता, टेंशन क्यों नहीं होती, ये इसलिए क्योंकि पिछले 9 साल से मैं ये बात कंटिन्यूअसली जानता था, डेवलप कर रहा था और उसी को मैंने फॉलो करके अपना कॉर्पस क्रिएट किया और मैं जानता हूं कि यही मुझे सपोर्ट करेगा जिंदगी भर। संजय जी, इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जैसे आपने ये बताया, ये तो हुआ SWP जिनके पास एक कॉर्पस इकट्ठा है। अब मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग है, से फॉर एग्जांपल 60 इयर्स का है, उसके पास कॉर्पस नहीं है बट उसके पास एक घर है, क्या वो उसको रिवर्स मॉर्गेज करके सेम चीज कर सकता है? देखिए अभी रिवर्स मॉर्गेज इंडिया में आया नहीं है एज अ कॉन्सेप्ट, तो रिवर्स मॉर्गेज के मेरे को लगता नहीं है। अच्छा सॉरी, फिर मेरे को आइडिया नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मॉर्गेज SBI इज डूइंग। उसमें मतलब जो जिनके पास बिल्कुल कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और सिर्फ घर ही है, तो घर आपने बताया कि बेच नहीं सकते, कि एक कमरा बेच दिया, एक किचन बेच दी, तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिवर्स मॉर्गेज कि हम जो हमारी आगे की लाइफ है एटलीस्ट उसको कवर कर लें। हमने पूरी जिंदगी निकाल के एक घर बनाया। जैसे आप SIP का कॉर्पस बना लेते हो, अब उसको आप खाना चालू करते हो क्योंकि वहां आपके पास वो लिक्विडिटी है। अब घर में वो लिक्विडिटी है नहीं, तो रिवर्स मॉर्गेज अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर ओल्ड पीपल। आप एक रील उस पे भी बना लेना। ये भी बात सही है। तो दोस्तों, ये थी पैसे की बातें, कुछ मजेदार बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ संजय जी की बातें जो हमने करी। बहुत कुछ सीखने को मिला, पैसे को कैसे वाइजली बढ़ाया जाए, पैसे को कैसे वेल्थ बनाई जाए, क्या माइंडसेट के साथ ट्रेड किया जाए, क्या माइंडसेट के साथ ज़िंदगी को जिया जाए, कैसे फुल ऑफ एनर्जी और ज़ील रहना है। तो संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और पता ही नहीं लगा ये पॉडकास्ट कैसे इतना लंबा खिंच गया क्योंकि आपकी बातें बड़ी चटपटी और मज़ेदार थी। थैंक यू सो मच सर। और अभी भी हम शायद 1 घंटा खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, तो उसको एक बार हम एपिसोड 2 कर देंगे। हम ऐसा है कि अगर ऑडियंस इसको लाइक करेगी और इस पे अच्छे कमेंट्स आएंगे, टारगेट दे देते हैं सर, कमेंट्स में लिखिए एपिसोड 2। हाँ, कमेंट में लिखते हैं एपिसोड 2, टारगेट दे देते हैं कि इसको एटलीस्ट हमारे 2000 लाइक्स आए, 2000 लाइक्स और एटलीस्ट 500-600 कमेंट्स, 1-1.5 लाख व्यूज आ जाए। तो ये 1.5 लाख व्यूज, 2000 के ऊपर लाइक्स और 500-600 कमेंट्स, बस तो इतना आ जाएगा तो हम एपिसोड 2 करेंगे संजय जी के साथ और वेल्थ जनरेशन की अपनी जर्नी में और समझेंगे कि कैसे और वेल्थ के लिए बात की जाए। उस एपिसोड में सिर्फ वेल्थ की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। थैंक यू सो मच दीपक जी। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जब अगेन आई वुड वांट टू अप्रिशिएट यू कि आप भी जो एजुकेशन देते हैं लोगों को, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वॉरेन बफे एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी रिश्ता लंबा निभाना है तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं, सब करते हैं। वॉरेन बफे एक ही बात करते हैं कि कोई भी रिश्ता लंबा निभाने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। अगर आपकी उस रिश्ते से एक्सपेक्टेशन कम है तो आप उस रिश्ते को बहुत अच्छा निभा पाओगे, चाहे वो आपके वाइफ के साथ है, चाहे वो आपके कलीग्स के साथ है, आपके बॉसेस के साथ है, एंड स्टॉक मार्केट के साथ है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से महीने का 2 टाइम्स 3 टाइम्स करने आओगे तो ये रिश्ता निभेगा ही नहीं, आप पहले 2 महीने के अंदर रिश्ता छोड़ के चले जाओगे। पर अगर आप यही रिश्ता निभाओगे कि मुझे जिंदगी भर लंबा ज्यादा समय तक कमाना है और चाहे महीने का 1-1.5% ही कमाना है, तो वो आपको इतनी बड़ी कंपाउंडिंग दे देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, जनरेशनल वेल्थ दे देगा आपको। तो बस विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड पूजा मैम फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। थैंक यू।